हेलो दोस्तों, आर्य टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी यानी कि आवर्ती मीटर्स के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी मीटर्स के प्रकार, उनकी संरचना और उनके कार्य सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जो फ्रीक्वेंसी मीटर या जो आवर्ती मीटर्स होता है, इसका उपयोग जो भी प्रत्यावर्ती राशि होती है, प्रत्यावर्ती राशि, उस प्रत्यावर्ती राशि की फ्रीक्वेंसी के मापन में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो किसी भी प्रत्यावर्ती राशि के किसी प्रत्यावर्ती राशि की आवर्ती, देखो फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्ती इंग्लिश में बोलेंगे इसको फ्रीक्वेंसी के मापन के लिए हम फ्रीक्वेंसी मीटर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। फ्रीक्वेंसी मीटर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। सबसे पहली बात यही आ जाती है कि फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज क्या है। तो जो फ्रीक्वेंसी या आवर्ती मीटर्स होता है, उसकी सहायता से अपन जो भी प्रत्यावर्ती राशियां होती है, उन प्रत्यावर्ती राशियों की फ्रीक्वेंसी का क्या करते हैं, अपन मापन करते हैं। तो प्रत्यावर्ती राशियों की आवर्ती का मापन करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी मीटर्स का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब बात आती है कि ये जो आवर्ती या फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है। थोड़ा सा किसके बारे में देख लेते हैं अपन, आवर्ती या फिर फ्रीक्वेंसी के बारे में देख लेते हैं कि आवर्ती या फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। तो आवर्ती या फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी भी वैद्युतिक राशि द्वारा एक सेकंड में काटे गए चक्रों की संख्या, किसी भी वैद्युतिक राशि द्वारा एक सेकंड में काटे गए चक्रों की जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है, उसकी आवर्ती कहलाती है। क्या कहलाती है, आवर्ती। तो आवर्ती की परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी वैद्युत राशि द्वारा एक सेकंड में, कितने समय की बात कर रहा है ये, एक सेकंड में काटे गए चक्रों की संख्या, एक सेकंड में काटे गए चक्रों की जो संख्या होगी वो संख्या ही क्या कहलाती है, आपकी आवर्ती कहलाती है। क्या कहलाती है, आवर्ती। कोई वैद्युतिक राशि एक सेकंड में कितने चक्कर काट रही है वही क्या कहलाएगी, उसकी आवर्ती कहलाएगी। जैसे प्रत्यावर्ती राशि की अगर बात करें तो जो प्रत्यावर्ती यानी कि एसी करंट होती है वो इस प्रकार साइन वेव के अंदर क्या करती है, मूव करती है, साइन वेव में गति करती है। तो यहां से लेकर यहां तक ऐसे एक साइन वेव में ऐसे बिल्कुल क्या करती है, आपकी मूव करती है। तो यहां से स्टार्ट होकर इसको यहां तक पहुंचने में, यहां तक ये पहुंची, ये कितना चक्कर हो गया, इसका एक चक्कर हो गया। कितना चक्कर हो गया, एक। तो एक चक्कर कहां तक, यहां से लेकर यहां तक कितना चक्कर हुआ, एक चक्कर। फिर यहां से लेकर यहां तक कितना चक्कर हो गया, ये कौन सा चक्कर हो गया, दूसरा। ऐसे जैसे अगला तीसरा कौन सा चक्कर हो जाएगा, आपका तीसरा। इस प्रकार से आगे ऐसे चक्कर काटती है। अब ये प्रत्यावर्ती राशि एक सेकंड समय में, कितने टाइम की बात कर रहे हैं अपन, एक सेकंड में जितने चक्कर काटेगी वही क्या हो जाएगी, इसकी आवर्ती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी आवर्ती। माना ये जो प्रत्यावर्ती राशि है, अगर मान लो एक सेकंड में, कितने टाइम की बात कर रहे हैं अपन, एक सेकंड में यदि ये 10 चक्कर काटती है, कितने चक्कर काटती है, 10 चक्कर काटती है। एक ऐसी प्रत्यावर्ती राशि है जो एक सेकंड के अंदर यदि 10 चक्कर काट रही है, तो उस प्रत्यावर्ती राशि की आवर्ती कितनी हो जाएगी, आपकी 10 हर्ट्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10 हर्ट्ज। ये हर्ट्ज क्या चीज है, एच का मतलब होता है हर्ट्ज। क्या बोलते हैं इसको, हर्ट्ज। और ये हर्ट्ज क्या होता है, ये हर्ट्ज होता है आवर्ती का मात्रक। आवर्ती का मात्रक का मतलब क्या हो गया, इस हर्ट्ज के अंदर आवर्ती को मापते हैं। जैसे अपन को वजन, किसी का भार मापना है तो किसमें मापते हैं अपन, किलोग्राम में मापते हैं। यदि अपन को दूरी मापनी है तो किसमें मापेंगे, ज्यादा दूरी है तो किलोमीटर में, कम दूरी है तो किसमें, मीटर्स में, और भी कम है तो किसमें मापेंगे, सेंटीमीटर में मापते हैं।
तो ये जैसे दूरी को मापने के लिए किलोमीटर मीटर का प्रयोग करते हैं, भार को मापने के लिए किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन? हर्ट्ज का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? हर्ट्ज। तो जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। और इस हर्ट्ज को किससे लिखते हैं अपन? Hz से लिखते हैं। तो यदि एक ऐसी प्रत्यावर्ती राशि ली जो 1 सेकंड में 10 चक्कर काट रही है, कितने चक्कर काट रही है? 10, तो उस प्रत्यावर्ती राशि की आवर्ती कितनी हो जाएगी? 10। अगर कोई दूसरी प्रत्यावर्ती राशि यदि 1 सेकंड में 20 चक्कर काटती है, कितने चक्कर काटती है? 20 चक्कर काटती है, तो उस प्रत्यावर्ती राशि की आवर्ती कितनी हो जाएगी? 20 हर्ट्ज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20 हर्ट्ज हो जाएगी। ऐसे किसी माना एक प्रत्यावर्ती राशि ऐसी है जो 1 सेकंड में 50 चक्कर काटती है। कितने चक्कर काटती है? 50 चक्कर काटती है, तो उस प्रत्यावर्ती राशि की आवर्ती कितनी हो जाएगी? आपकी 50 हर्ट्ज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 50 हर्ट्ज। हमारे इंडिया के अंदर जो एसी की आवर्ती होती है, एसी मतलब प्रत्यावर्ती राशि की आवर्ती होती है, वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। मतलब इंडिया के अंदर जो प्रत्यावर्ती राशि यानी कि एसी सप्लाई प्रवाहित होती है, वो 1 सेकंड में ऐसे कितने चक्कर काटती है? 50 चक्कर काटती है। कितने काटती है? 50। अब ये प्रत्यावर्ती राशि 1 सेकंड में 50 चक्कर काट रही है, इस कारण उस प्रत्यावर्ती राशि की आवर्ती का मान कितना है? 50 हर्ट्ज होता है। कितना है? 50 हर्ट्ज। जबकि अमेरिका के अंदर क्या होता है, जो प्रत्यावर्ती राशि होती है वो 1 सेकंड के अंदर कितने चक्कर काटती है? 60 चक्कर काटती है। कितने चक्कर काटती है? 60। इस कारण अमेरिका की आवर्ती कितनी होती है? 60 हर्ट्ज होती है। अपने ऑल इंडिया के अंदर सभी प्रत्यावर्ती राशि, चाहे वो किसी भी स्टेट के अंदर हो, जो प्रत्यावर्ती राशि होगी वो 1 सेकंड में 50 चक्कर काटती है। इस कारण इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति होती है उसका मान कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है? 50 हर्ट्ज। तो आवर्ती के बारे में समझ में आ गया होगा। किसी वैद्युतिक राशि द्वारा 1 सेकंड में काटे गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती। अपने इंडिया के अंदर आवर्ती कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। क्यों होती है? क्योंकि इंडिया के अंदर जो प्रत्यावर्ती राशि पैदा की जाती है वो 1 सेकंड के अंदर 50 चक्कर काटती है, इस कारण इंडिया की आवर्ती कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। आवर्ती को अपन किस में मापते हैं? तो आवर्ती का जो मापन करते हैं वो हर्ट्ज में करते हैं, यानी कि आवर्ती का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। और जो हर्ट्ज होता है उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Hz होता है। क्या होता है? Hz। अब ये जो आवर्ती है, जो 50 हर्ट्ज की आवर्ती है, अपन जो जनरेटिंग स्टेशन पर जो सप्लाई पैदा कर रहे हैं या फिर अल्टरनेटर से अपन जो करंट पैदा कर रहे हैं, उसकी आवर्ती 50 हर्ट्ज है या उससे कम है या ज्यादा, तो उसकी आवर्ती को मापने के लिए अपन क्या करते हैं? इस आवर्ती मीटर या फ्रीक्वेंसी मीटर का उपयोग करते हैं। तो किसी भी प्रत्यावर्ती राशि की आवर्ती के मापन के लिए अपन फ्रीक्वेंसी मीटर्स का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। आवर्ती क्या होती है? किसी वैद्युतिक राशि द्वारा 1 सेकंड में काटे गए चक्रों की संख्या ही क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। अगली चीज आवर्ती का मात्रक, क्या लिखेंगे अगला? आवर्ती का मात्रक। तो आवर्ती का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। और हर्ट्ज को अपन किससे लिखते हैं? Hz से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? Hz से। अपने इंडिया के अंदर भारत में आवर्ती का मान, भारत में जो एसी सप्लाई है उसकी आवर्ती, एसी सप्लाई की आवर्ती कितनी होती है? तो एसी सप्लाई की आवर्ती होती है कितनी? 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। अब ये जो आवर्ती मीटर्स होता है, अपन बात करते हैं किसकी? आवर्ती मीटर्स। तो आवर्ती मीटर क्या होगा? जो आवर्ती का मापन करने वाला यंत्र है वही क्या कहलाएगा? आवर्ती मीटर। अब अपन ने जो वैद्युतिक मापक यंत्र पढ़े थे वो 3 प्रकार के पढ़े थे। एक पढ़ा था अपन ने सूचक यंत्र, यानी कि इंडिकेटिंग प्रकार का मापक यंत्र। दूसरा पढ़ा अपन ने रिकॉर्डिंग यंत्र। कौन सा पढ़ा? रिकॉर्डिंग। और तीसरा अपन ने पढ़ा था समाकलन, यानी कि इंटीग्रेटिंग प्रकार का यंत्र। तो जो वैद्युत मापक यंत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं?
तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडिकेटिंग यानी कि सूचक, इंडिकेटिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे, सूचक मापक यंत्र। दूसरा होता है रिकॉर्डिंग, कौन सा होता है, रिकॉर्डिंग। और तीसरा होता है कौन सा आपका, इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है समाकलन प्रकार का। तो ये जो फ्रीक्वेंसी मीटर्स है वो फ्रीक्वेंसी मीटर इन तीनों मापक यंत्रों के अंदर से कौन से मापक यंत्र के अंदर आता है। तो ये जो आपका फ्रीक्वेंसी मीटर्स है ये कौन सा होता है, आपका इंडिकेटिंग प्रकार का होता है। कौन सा होता है, इंडिकेटिंग। कौन सा, इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग प्रकार। इंडिकेटिंग को हिंदी में बोलेंगे अपन सूचक। तो ये क्या होता है, सूचक प्रकार का यंत्र है। कौन सा प्रकार का यंत्र है, सूचक यानी कि इंडिकेटिंग प्रकार का यंत्र है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो निम्न में फ्रीक्वेंसी मीटर्स है वो कौन से प्रकार का यंत्र है। ऑप्शंस मिलेंगे आपको, इंडिकेटिंग प्रकार का, रिकॉर्डिंग प्रकार का, इंटीग्रेटिंग प्रकार का, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा, जो आवर्ती मीटर होता है वो इंडिकेटिंग यानी कि सूचक प्रकार का मापक यंत्र है। कौन सा है, सूचक प्रकार का मापक यंत्र है। इसके बाद में आवर्ती मीटर्स के अंदर से अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, जो फ्रीक्वेंसी मीटर्स होती है उसको परिपथ में कौन से क्रम में संयोजित करते हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसी मीटर या आवर्ती मीटर्स को परिपथ के अंदर कौन से क्रम में संयोजित करेंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी मीटर्स होता है उसको अपन परिपथ के अंदर समांतर क्रम में, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में क्या करते हैं अपन, संयोजित करते हैं। कौन से क्रम में संयोजित करते हैं, इसको समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, पैरेलल में, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। कौन से मीटर्स को अपन, फ्रीक्वेंसी मीटर को। जैसे अपन वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर को किसी भी सर्किट या फिर लोड के कौन से क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं। वैसे फ्रीक्वेंसी जो मीटर्स होगा उसको भी अपन परिपथ या फिर लोड के समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। कौन से क्रम में संयोजित करेंगे, समांतर क्रम में। तो आपको फ्रीक्वेंसी मीटर्स के अंदर ये दो लाइनें जरूर याद रखनी है। फ्रीक्वेंसी मीटर्स कौन से प्रकार के यंत्र के अंदर आता है, तो यह इंडिकेटिंग यानी कि सूचक प्रकार के यंत्र के अंदर आता है। फ्रीक्वेंसी मीटर है उसको सर्किट में कौन से क्रम में संयोजित करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी मीटर्स होता है उसको सर्किट में अपन समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। इन दोनों से क्वेश्चंस पूछा गया है इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। इन दोनों लाइनों को जरूर नोट्स के अंदर ऐड करना। ये तो हो गया आपके फ्रीक्वेंसी मीटर्स के बारे में बेसिक नॉलेज। फ्रीक्वेंसी मीटर्स क्या होता है, किस राशि का मापन करता है, उस राशि का मापन करता है वो किस में मापता है, और इसको सर्किट के अंदर किस क्रम में अपन संयोजित करते हैं। आगे अपन इसके अंदर बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मीटर्स के प्रकार के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी मीटर्स के प्रकार। तो जो फ्रीक्वेंसी मीटर्स होते हैं जिससे अपन फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति का मापन करते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के फ्रीक्वेंसी मीटर्स पढ़ने वाले हैं हम, तीन प्रकार के फ्रीक्वेंसी मीटर्स पढ़ेंगे। जिसमें जो फर्स्ट नंबर आता है यानी कि जो पहला जो फ्रीक्वेंसी मीटर्स आता है वो फ्रीक्वेंसी मीटर्स होता है कौन सा, रीड प्रकार का। कौन सा प्रकार का, रीड प्रकार का। तो रीड प्रकार का आवर्ती मीटर। देखो आवर्ती मीटर्स बोल लो या फ्रीक्वेंसी मीटर्स बोल लो एक ही बात है। आवर्ती हिंदी वर्ड है, फ्रीक्वेंसी इंग्लिश वर्ड है। तो इसको लिखेंगे अपन रीड टाइप। कौन से टाइप, रीड टाइप, रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। क्या लिखेंगे इसको, रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। तो रीड टाइप जो फ्रीक्वेंसी मीटर्स होता है उसकी संरचना कैसे होती है, किस प्रकार से ये काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करेगा, उसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि ये जो रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी या रीड प्रकार का आवर्ती मीटर है वो किस सिद्धांत पर, किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो रीड प्रकार का जो फ्रीक्वेंसी मीटर्स है वो पदार्थों की, क्या, पदार्थों की प्राकृतिक, कृत्रिम की बात नहीं हो रही यहाँ पर, किसकी बात हो रही है, प्राकृतिक। क्या, रीड प्रकार का जो फ्रीक्वेंसी मीटर है वो पदार्थों की प्राकृतिक कंपन आवृत्ति, प्राकृतिक कंपन आवृत्ति, नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी होती है प्राकृतिक कंपन आवृत्ति पर
निर्भर करता है। पहला क्वेश्चन आपका, रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रीड प्रकार का जो फ्रीक्वेंसी मीटर है वो पदार्थों की प्राकृतिक कंपन आवृत्ति पर निर्भर करता है। जो नेचुरल वाइब्रेशंस होते हैं किसी पदार्थ के अंदर, जो प्राकृतिक कंपन्स होते हैं, उन प्राकृतिक कंपन्स की आवृत्ति पर कौन निर्भर करता है? आपका रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर निर्भर करता है। अब आप बोलोगे सर ये प्राकृतिक कंपन क्या चीज है? तो प्राकृतिक कंपन कुछ भी नहीं है, जब अपन किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं, जिसे बोर्ड मान लो, व्हाइट बोर्ड है, जब मैं इसके ऊपर चोट मारूंगा, हाथ की चोट मारूंगा, इसके ऊपर बल लगाऊंगा, तो इस बोर्ड के अंदर थोड़े वाइब्रेशंस पैदा हो जाते हैं, यानी कि कुछ कंपन्स पैदा हो जाते हैं कि बोर्ड क्या होने लग जाता है? आपका कंपन करने लग जाता है। अब ये बोर्ड कितनी स्पीड से एक सेकंड में कितनी बार कंपन्स कर रहा है, वही क्या हो जाएगी? इसकी प्राकृतिक कंपन आवृत्ति हो जाएगी। जैसे मार्कर पेन के ऊपर मैं बल लगाऊंगा तो मार्कर के अंदर भी वाइब्रेशंस, कंपन्स पैदा होंगे। अब ये एक सेकंड के अंदर कितनी बार वाइब्रेट हो रहा है, वही क्या हो जाएगी? इसकी प्राकृतिक कंपन आवृत्ति हो जाएगी। अब सृष्टि के अंदर, अपने ब्रह्मांड के अंदर ऐसा कोई सा भी पदार्थ नहीं है जिसके ऊपर बल लगाए उसके अंदर वाइब्रेशन पैदा नहीं हो। कई पदार्थों के अंदर वाइब्रेशन ज्यादा पैदा होंगे तो कई के अंदर वाइब्रेशंस क्या होते हैं? कम पैदा होते हैं। यानी कि कई के अंदर कंपन ज्यादा पैदा होते हैं तो कई के अंदर कंपन क्या होते हैं? कम। तो ये जो रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर है, ये पदार्थों की प्राकृतिक कंपन आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर संरचना की बात करें, अब देखो प्राकृतिक कंपन है वो पदार्थों की किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये पदार्थों के आकार पर निर्भर करता है। क्या लिख देता हूं मैं? प्राकृतिक कंपन। क्या? प्राकृतिक कंपन, प्राकृतिक कंपन पदार्थ के आकार पर, पदार्थ के आकार पर निर्भर करते हैं। भाई जो कंपन्स होंगे वो किसी के अंदर ज्यादा होंगे, किसी के अंदर कम होंगे, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आकार के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर? आकार। अगर पदार्थ का आकार ज्यादा होगा तो वाइब्रेशंस कम होंगे। पदार्थ का आकार यदि वजन से या भार कम होगा तो वाइब्रेशंस क्या होंगे? उसके अंदर कम, ज्यादा पैदा होंगे। क्या होंगे? ज्यादा। तो जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, प्राकृतिक कंपन हो रहे हैं, वो प्राकृतिक कंपन पदार्थ के आकार पर निर्भर करते हैं। किसके? पदार्थ के आकार पर निर्भर करता है। अगर संरचना की बात करें तो डायग्राम के अंदर आप ये जो देख पा रहे हो, ये एक रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर है। कौन से प्रकार का है? रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर है। इस रीड प्रकार के फ्रीक्वेंसी मीटर के अंदर एक सिरे पर तो दे रखी है अपन ने सप्लाई, दूसरे सिरे पर जोड़ रखा है अपन ने लोड। इस लोड को अपन ने सप्लाई के साथ जोड़ रखा है। तो लोड को सप्लाई के साथ जोड़ रखा है फेज और न्यूट्रल्स के बीच। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी, फ्रीक्वेंसी मीटर्स को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये दोनों पॉइंट फ्रीक्वेंसी मीटर के 2 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं फ्रीक्वेंसी मीटर्स में? 2। उन दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट को तो जोड़ेंगे फेज के साथ, दूसरे पॉइंट को जोड़ेंगे न्यूट्रल्स के साथ। तो ये जब फेज और न्यूट्रल्स के साथ जुड़ेगा तो फ्रीक्वेंसी मीटर कौन से क्रम में संयोजित हो जाएगा? समांतर क्रम में संयोजित हो जाएगा। अब ये यहाँ पर समांतर क्रम में संयोजित हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये क्या है? एक वैद्युत चुंबक है। क्या है ये? वैद्युतिक चुंबक। यानी एक नरम लोहे का क्रूड लिया और उसके ऊपर अपन ने क्या लगा दी? कॉइल्स को लपेट दिया। तो ये जैसे ही इस कॉइल्स के अंदर मैं धारा प्रवाहित करूंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये चुंबक बन जाएगा। ये नरम लोहे की क्रूड क्या बन जाएगी? आपकी चुंबक बन जाएगी। अब ये जो वैद्युतिक चुंबक है उसको एक प्रतिरोध की सहायता से जोड़ दिया। प्रतिरोध क्या करता है? इसमें बहने वाली धारा को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अगर ज्यादा मान की धारा बह जाएगी तो वाइंडिंग के जलने का खतरा रहेगा। तो इस वाइंडिंग में बहने वाली धारा को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? प्रतिरोध। क्योंकि यदि मान लो कभी गलती से इसको यहां से लोड को अपन ने यहां से शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो ये जो आपका फ्रीक्वेंसी मीटर है इसके अंदर क्या होगी? अनंत बहुत ज्यादा मान की धारा प्रवाहित होगी। और ज्यादा मान की धारा प्रवाहित होगी तो कुंडली कॉइल आपकी क्या हो जाएगी? जल जाएगी। तो इस कुंडली या कॉइल्स को जलने से बचाने के लिए इसके श्रेणी क्रम में क्या लगा दिया? एक प्रतिरोध लगा दिया। तो एक तो हो गया इसके अंदर क्या? वैद्युत चुंबक। ये सारा प्रोसेस किसके लिए बनाया? अपन ने चुंबक के लिए बनाया।
अब ये वैद्युतिक चुंबक है, इसके बिल्कुल पास में क्या कर देते हैं, एक सॉफ्ट आयरन कोर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर का मतलब है नरम लोहे की छड़। क्या है, नरम लोहे की छड़। इस वैद्युतिक चुंबक के पास में क्या लगा दी, एक नरम लोहे की छड़ लगा दी। और ये जो नरम लोहे की छड़ है, इसका ये वाला पॉइंट होता है, ये होता है फ्लेक्सिबल पॉइंट होता है। क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल पॉइंट होता है, ये फ्लेक्सिबल आधार होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब जहां पर मूव कर सके। जैसे मान लो ये मार्कर पेन है, अगर ये ऐसे वाइब्रेशन कर रहा है, मतलब ये नीचे का हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है, फ्लेक्सिबल से। अगर ये नीचे का हिस्सा फ्लेक्सिबल नहीं होता तो ये यहां पर से ऐसे बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो ये जो फ्लेक्सिबल मूव है, अब इसमें क्या किया अपन ने, देखो यहां से ऐसे आ रही है ना ये आकार की, ये कौन सा है, इंग्लिश का एल वर्ड है कि नहीं है। तो ये जो फ्लेक्सिबल पॉइंट्स है उसके ऊपर मैंने ये एल आकार की एक पत्ती का एक सिरा तो इस फ्लेक्सिबल पॉइंट के साथ क्या कर दिया, अपन ने सोल्डर कर दिया, बिल्कुल स्थिर कर दिया। तो इसके अंदर एक तो वैद्युतिक चुंबक होता है, दूसरा क्या होती है, इसके अंदर एल आकार की पत्ती होती है। ये क्या है आपका, एल आकार की पत्ती है। एल आकार की लोहे की पत्ती लेते हैं इसमें। कौन सी लेते हैं, लोहे की पत्ती। तो जो आयरन स्ट्रिप है, कौन से आकार की, एल शेप की आयरन स्ट्रिप्स का इसके अंदर क्या करते हैं अपन, उपयोग करते हैं। तो इसके अंदर एक वैद्युतिक चुंबक होता है और क्या होती है, एल आकार की लोहे की पत्तियां होती हैं। अब यहां पर मैंने सिर्फ एक पत्ती बनाई है, ऐसे में क्या होती है, 7-8 लोहे की पत्तियां होती है, और वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल एक सिद्ध में क्रम में क्या होती है, आपकी व्यवस्थित होती है। जैसे ये मान लो 4 लोहे की पत्तियां होगी, तो ऐसे 1 2 3 4। अब इनको अपन ने यहां पर मान लो, ये मेरा हाथ का ये फ्लेक्सिबल पॉइंट मान लेते हैं इसको। अब ये जो फ्लेक्सिबल पॉइंट है और ये 4 लोहे की पत्तियां हैं, तो 1 2 3 4, इन 4 लोहे की पत्तियों को बिल्कुल ऐसे समांतर में लगाएंगे और एक सिरे को तो यहाँ पर ये जो फ्लेक्सिबल पॉइंट है यहाँ पर क्या कर दिया, स्थिर। अब आगे का जो सिरा होता है वो क्या होता है, फ्री होता है। आगे का सिरा क्या होता है, फ्री। ये किसी से जुड़ा नहीं है। जैसे उंगलियों के आगे का सिरा देखो फ्री है ना, किसी से नहीं जुड़ा हुआ। ये ऐसे वाइब्रेशन कर सकती है कि नहीं कर सकती, ऊपर नीचे क्या करेगी, वाइब्रेशन, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल पॉइंट के साथ जुड़ी हुई है यहाँ पर। ऐसे कैसे, ये लोहे की पत्तियों का एक सिरा तो फ्लेक्सिबल पॉइंट के साथ जुड़ा होता है, दूसरा सिरा क्या होता है, इनका मुफ्त होता है। अब ये जो आगे का सिरा होता है, इन पर क्या कर देते हैं, एक सफेद पट्टी लगा देते हैं, ताकि वो दिखने में, देखो पत्तियां बहुत ही बारीक होती है। क्या, पत्तियां बहुत ही बारीक होती है। 0.5 mm की मोटाई होती है इन पत्तियों की। चौड़ाई तो होती है 4 mm की, मोटाई होती है 0.5 mm की। तो अगर ये वाइब्रेशंस करेंगे तो अपन को साफ दिखाई नहीं देगी। इसके लिए इसके आगे के हिस्से पर एक सफेद क्या लगा देते हैं, पट्टी लगा देते हैं, जिससे इनके मूव करने का पता चल जाता है कि कौन सी पत्ती ज्यादा वाइब्रेशंस के साथ मूव कर रही है। तो जो एल आकार की पत्ती है उसका एक सिरा तो इस फ्लेक्सिबल पॉइंट से जुड़ा होता है, दूसरा सिरा क्या होता है, फ्री होता है, और उस दूसरे सिरे पर एक अपन क्या कर देते हैं, ये फ्लैग यानी कि सफेद पट्टी लगा देते हैं। दूसरे सिरे पर क्या लगा दिया अपन ने, ये फ्लैग लगाया। ये क्या है आपका, फ्लैग है। फ्लैग यानी कि सफेद पट्टी है, व्हाइट पट्टी है, ये लगा दिया। तो ये होगी आपकी संरचना की बात। अब बात करते हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है। तो काम करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ही इसको अपन सप्लाई और लोड के साथ संयोजित करेंगे, तो ये जो आपकी कॉइल्स है, इस कॉइल्स के अंदर क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो ये जो लोहे की कोर थी वो क्या बन जाएगी, चुंबक बन जाएगी। अब इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र, अब इस चुंबक बन जाएगी तो चुंबक से क्या निकलेगी, चुंबकीय बल रेखा। अब ये चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में कौन रखे हुए, लोहे की छड़। तो जब नरम लोहे की छड़ इन चुंबकीय बल रेखाओं के अंदर से रखी हुई है, तो इनके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक चुंबकीय विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पढ़ा है। जब किसी चालक पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं, तो उस चालक पदार्थ के अंदर भी क्या हो जाता है, एक विपरीत ध्रुवता का क्या हो जाता है, चुंबकीय वाहक बल पैदा हो जाता है। तो जब इस चालक पदार्थ को इसके चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक चुंबकीय वाहक बल पैदा हो जाएगा। अब ये चुंबकीय वाहक बल क्या करेगा, ये जो एल आकार की पत्तियां थी, इनके ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। और मैंने बताया था, जब किसी वस्तु के ऊपर, किसी पदार्थ के ऊपर बल लगता है, तो उसके अंदर कुछ कंपन पैदा होते हैं, कुछ वाइब्रेशंस पैदा होते हैं।
अब ये जो बल लगाएगा तो ये जो एल आकार की पत्ती है वो वाइब्रेट करेगी, कंपन करेगी। जैसे मान लो ये एल आकार की पत्तियां थी तो ये ऐसे ऊपर नीचे क्या करेगी, वाइब्रेशंस करेगी। अब इनमें वाइब्रेशंस जो कंपन है उनकी कंपन की आवृत्ति अलग अलग होगी, एक कम के साथ तो कोई ज्यादा के साथ, फिर कम के साथ, फिर और कम के साथ वाइब्रेशंस कम करेगी। अब ये जो वाइब्रेशंस कंपन की जो मैंने बताया था, इनके अंदर जो कंपन्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इनके आकार। किसी के अंदर कंपन यदि कम कंपन के साथ, कम आयाम के साथ कंपन कर रही है, मतलब उसका आकार क्या है, बड़ा है। कोई यदि ज्यादा आयाम के साथ कंपन कर रही है, मतलब उसका आकार क्या है, कम। तो इसमें जो एल आकार की पत्तियां होती हैं उनके आकार में थोड़ा बहुत परिवर्तन रख के और इनको इस प्रकार से क्या कह दिया जाता है, संयोजित कर दिया जाता है। अब जिस एल आकार की पत्ती में कंपनों की संख्या इस सप्लाई जो अपन ने एसी सप्लाई दी है उसकी आवृत्ति के बराबर होगी। भाई इसके अंदर भी तो ये एसी सप्लाई है, कौन सी सप्लाई है, एसी। तो इसकी कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। मान ली एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। कितनी है, 50 हर्ट्ज। मतलब एसी 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरी कर रही है, 50। मतलब इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 1 सेकंड में 50 बार चेंज हो रही है। कितनी बार चेंज हो रही है, 50 बार। 50 बार, देखो 50 बार नहीं बोल सकते, 100 बार बोल सकते हो आप। कितने, देखो ऐसे एक चक्कर की बात हो गई ना। एक चक्कर के अंदर ये धारा पहले तो किस में बह रही है, प्लस में, फिर प्लस से किस में आ गई है, माइनस में। पहले प्लस में थी, अब किस में आ गई, माइनस में। तो इसमें परिवर्तन हुआ नहीं हुआ इसकी दिशा में। तो एक चक्कर में कितनी बार चेंज हो रहा है मन, एक बार। जैसे पहले प्लस में बह रही थी, अब किस में होगी, माइनस में। फिर अगला चक्र आएगा, फिर आ जाएगी प्लस में, फिर हो जाएगी माइनस में, फिर 2, फिर 3। ऐसे परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे 1, 2, 3 और 4। तो देखिए एक चक्कर में कितनी बार परिवर्तन हो गया, एक बार तो यहां हो गया, एक बार यहां हो गया, 2। 2 चक्कर में कितनी बार हो जाएगा, 4 बार। ऐसे 50 चक्कर में कितनी बार चेंज हो जाएगा, 100 बार। तो जो प्रत्यावर्ती राशि होती है उसका मान क्या होता है, एक चक्कर में 100 बार चेंज होता है। 50 बार तो प्लस होगा, 50 बार क्या होगा, माइनस होगा। अब इसमें मान में परिवर्तन हो रहा है तो विद्युत वाहक में परिवर्तन होगा। अगर इस पत्ती के अंदर जो कंपन पैदा हुए हैं उसका मान इस फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन की मान के बराबर होगा, वो पत्ती ज्यादा आयाम के साथ क्या करेगी, कंपन करेगी, बहुत तेजी से, बहुत ऊंचाई के साथ कंपन करेगी। अब जो पत्ती सबसे ज्यादा आयाम के साथ कंपन करेगी वही क्या कहलाएगी, इस सप्लाई फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति कहलाएगी। क्योंकि एक तो इसकी आवृत्ति, इसके प्राकृतिक कंपन और इसके प्राकृतिक कंपन, जब दोनों के प्राकृतिक कंपन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो वो पत्ती ज्यादा आयाम के साथ कंपन करेगी। और जो पत्ती ज्यादा आयाम के साथ कंपन करेगी वही क्या होगी, आपकी इस सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी प्रकार है, ये जो आपका फ्रीक्वेंसी मीटर्स पढ़ा वो कौन सा है, आपका रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर्स है। कौन सा है, रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर्स। तो इसके अंदर देख लेते हैं। तो रीड प्रकार की फ्रीक्वेंसी मीटर्स के अंदर क्या होता है, इसमें एक वैद्युतिक चुंबक, क्या इसमें एक वैद्युत चुंबक, किसकी बात कर रहे हैं, वैद्युत चुंबक तथा एल आकार की पत्तियों का, स्ट्रिप पत्तियों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं इसमें, एक तो वैद्युतिक चुंबक होती है, क्या होती है, एल आकार की 7-8 लोहे की पत्तियों का क्या करते हैं अपन, प्रयोग करते हैं। जो एल आकार की पत्ती है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, एल आकार की पत्ती की चौड़ाई, एल आकार की पत्ती की चौड़ाई तो कितनी होती है, 4 mm। कितनी, 4 mm। तथा मोटाई कितनी होती है, 0.5 mm होती है। याद रख लेना इसको, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। रीड प्रकार की फ्रीक्वेंसी मीटर्स के अंदर जो अपन एल आकार की पत्तियों का उपयोग करते हैं उसका आकार या साइज क्या होता है, तो चौड़ाई तो होती है 4 mm और मोटाई होती है 0.5 mm होती है। क्या होती है, 0.5 mm। अब जो एल आकार की पत्ती है उसका एक सिरा किससे जुड़ा होता है, फ्लेक्सिबल पॉइंट से। तो इसका एल आकार की पत्ती का, क्या एल आकार की पत्ती का एक सिरा फ्लेक्सिबल है, मतलब मूवेबल बोल सकते हो, फ्लेक्सिबल आधार से जुड़ा होता है।
एल आकार की जो पत्ती है उसका एक सिरा किससे जुड़ा होता है? फ्लेक्सिबल आधार से जुड़ा होता है। जबकि दूसरा सिरा, जबकि दूसरे सिरे पर, दूसरा सिरा क्या होता है आपका? मुक्त होता है, फ्री होता है। दूसरा सिरा क्या होता है? मुफ्त या फ्री होता है। अब ये जो आपका वर्किंग की अगर बात करें तो वर्किंग आपसे एग्जाम्स के अंदर कोई पूछता नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे समझा देता हूं। वर्किंग मैंने आपको समझाई दी। क्या होता है? धारा की सप्लाई स्रोत के साथ जोड़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। जब ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस लोहे की छड़ के अंदर एक विद्युत वाहक बल आएगा, जिससे ये लोहे की छड़ है और ये जो आपकी ये जो पत्ती है, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? एक बल लगेगा। जब इस पर बल लगेगा तो ये जो लोहे की पत्ती है उसके अंदर वाइब्रेशन सेंस, कंपन पैदा होंगे। जब इस पत्ती के अंदर पैदा होने वाले कंपन और सप्लाई की जो आवृत्ति है, उन दोनों का मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो वो पत्ती ज्यादा आयाम के साथ क्या करेगी? कंपन करेगी। और जो पत्ती सबसे ज्यादा आयाम के साथ कंपन करेगी वही क्या होगी? आपकी सप्लाई की क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। इसके अंदर इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है, तो वो भी देख लेते हैं। जो रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर्स है उसके अंदर और क्या विशेषता होती है। अब देखिए, जो रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर्स है ना, इस फ्रीक्वेंसी मीटर की जो मापक रेंज होती है, जो फ्रीक्वेंसी को मापने की रेंज होती है, वो रेंज क्या होती है? कम होती है। क्या? रीड प्रकार की फ्रीक्वेंसी मीटर्स की। तो ये जो रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर है, तो इसकी मापक रेंज क्या होती है? आपकी कम होती है। मापक रेंज क्या होती है? इसकी कम। मापक रेंज कम होने का मतलब कितनी होती है इसकी मापक रेंज? तो इसकी मापक रेंज होती है 47 हर्ट्ज से लेकर 53 हर्ट्ज तक। भाई इंडिया के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। अब ये 47 हर्ट्ज से लेकर 53 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी का मापन कर सकता है। अगर फ्रीक्वेंसी का मान 47 से ज्यादा कम हो गया, मान लो 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ गई, तो ये उस 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का मापन नहीं कर पाएगा। और यदि फ्रीक्वेंसी का मान 53 से ज्यादा हो गया, मान लो 58 हर्ट्ज हो गया, 60 हर्ट्ज हो गया, अगर मेरे को 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का मापन करना है, तो फिर ये फ्रीक्वेंसी मीटर उस स्थान पर काम नहीं करेगा। तो पहला तो क्या होता है? इसकी मापक रेंज कम होती है। कितनी होती है? 47 हर्ट्ज से कितनी होती है? 53 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 53 हर्ट्ज। दूसरा क्या होता है? यह क्या कर सकता है? यह आधे चक्कर, कितना? आधे चक्कर से कम मान की फ्रीक्वेंसी परिवर्तन का मापन नहीं कर सकता है। यानी कि मतलब क्या हुआ? अगर मान लो ये जो फ्रीक्वेंसी मीटर्स कितना प्रदर्शित कर रहा है? 48 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, एक आपका कितना 49 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, फिर है मान लो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। तो ये डायरेक्ट 48, 49 और 50 के अंदर ही फ्रीक्वेंसी का क्या करेगा? मापन करेगा। अगर दो वैद्युतिक सप्लाई है, एक वैद्युतिक सप्लाई मान लो S1 है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 48 हर्ट्ज है। कितनी है? 48 हर्ट्ज। दूसरी सप्लाई S2 है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? आपकी 49 हर्ट्ज है। कितनी है? 49 हर्ट्ज। तीसरी सप्लाई अपन ने ली S3, उसकी सप्लाई कितनी माननी है अपन ने? 50 हर्ट्ज। अगर इस प्रकार की वैद्युतिक सप्लाई है तब तो ये उसका क्या कर लेगा? मापन कर लेगा। लेकिन मैं मान लू एक सप्लाई S4 है, उसकी आवृत्ति का मान है 48.5 हर्ट्ज। कितना है? 48.5 हर्ट्ज। तो ये इस सप्लाई की फ्रीक्वेंसी के मान को 48.5 के अंदर नहीं मापेगा। मतलब 0.5 का मतलब हो गया आधा चक्कर, हो गया कि नहीं हो गया? भाई एक चक्कर के अंदर एक फ्रीक्वेंसी, तो आधी फ्रीक्वेंसी का मतलब आधा चक्कर।
तो यह आधे चक्र का अंतर हो गया कि नहीं हो गया इसमें, यहाँ पर 48 थी, यहाँ पर 48.5 है, तो ये जो आधा चक्र का जो अंतर पैदा हुआ है उसकी इसकी सहायता से उसका मापन अपन नहीं कर सकते। डायरेक्ट मान देगा 48 49 50 में, लेकिन यदि 48.5 है तो ये 48.5 नहीं दिखाएगा, फिर अपन को केवल कितना दिखाएगा, ये डायरेक्ट 48 ही दिखाएगा। कितना दिखाएगा, डायरेक्ट 48। तो ये आधी फ्रीक्वेंसी का मापन नहीं कर सकता है। तो क्या होता है, यह आधे चक्र से कम मान की फ्रीक्वेंसी परिवर्तन का मापन नहीं कर सकता है। तो इसकी सहायता से आधे चक्र से कम मान की फ्रीक्वेंसी का अपन मापन नहीं कर सकते। दूसरा क्या होता है, इसकी सहायता से जो उच्च मान की फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत ज्यादा मान की, जैसे मेगा हर्ट्ज या किलो हर्ट्ज के अंदर भी फ्रीक्वेंसी होती है, क्या मेगा या किलो हर्ट्ज के अंदर भी फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो उच्च मान की फ्रीक्वेंसी है, क्या उच्च मान की फ्रीक्वेंसी, उच्च मान की फ्रीक्वेंसी का इससे अपन मापन नहीं कर सकते। तो उच्च मान की फ्रीक्वेंसी का मापन नहीं कर सकते हैं, उच्च मान की फ्रीक्वेंसी का मापन नहीं कर सकते हैं। किसकी सहायता से, रीड प्रकार के फ्रीक्वेंसी मीटर से। इसका जो क्या होता है, इसका जो मापन होता है, इसका जो परिणाम होता है वो यथार्थ नहीं होता है। क्या होता है, इसका परिणाम, इसका रिजल्ट, इससे जो फ्रीक्वेंसी का मापन करते हैं, इसका जो मापन कार्य होता है वो मापन कार्य क्या होता है, यथार्थ नहीं होता है। यथार्थ नहीं मतलब उसके अंदर ज्यादा सही नहीं होता है, एक्यूरेसी क्या होती है उसमें थोड़ी कम होती है, तो यथार्थ नहीं होता है। तो इसका जो पाठ्यांश होता है या फिर मापन कार्य के साथ लिख सकते हो आप क्या, पाठ्यांक। तो इसका पाठ्यांश या मापन कार्य क्या होता है, यथार्थ है, यथार्थ नहीं होता है, यथार्थ नहीं होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी मीटर्स के अंदर कुछ डिसएडवांटेज है। क्या है, फ्रीक्वेंसी मीटर्स की डिसएडवांटेज, इसकी मापक रेंज कम होती है, आधे चक्र से कम मान की फ्रीक्वेंसी परिवर्तन का इसकी सहायता से मापन नहीं कर सकते हैं, उच्च मान की फ्रीक्वेंसी का भी इससे मापन नहीं कर सकते हैं, और इसका जो पाठ्यांक या फिर जो मापन है वो यथार्थ नहीं होता है। तो ये हो गया आपका कौन सा, रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर्स। कौन सा हो गया आपका, रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर्स। तो पहले प्रकार का, जो फर्स्ट प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर है, रीड प्रकार का, बताओ इसके अंदर किसी को कोई ऑब्जेक्शंस, अगर किसी को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स है तो वीडियो के अंदर कमेंट्स के अंदर आप डाल सकते हो कि ये चीज सर हमारे समझ में नहीं आई। अब अपन चलते हैं कौन से, आपके दूसरे फ्रीक्वेंसी मीटर्स के प्रकार में। और दूसरा जो फ्रीक्वेंसी मीटर्स होता है वो होता है आपका डायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर्स। कौन सा होता है, डायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर। ये जो डायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर्स है इसको दुनिया मूविंग कॉइल फ्रीक्वेंसी मीटर के नाम से भी जानती है। दूसरा जो आपका फ्रीक्वेंसी मीटर्स है वो कौन सा है आपका, डायनेमिक, कौन सा, डायनेमिक आवर्ती मीटर, डायनेमिक आवर्ती मीटर। ये जो डायनेमिक आवर्ती मीटर्स है इसको दुनिया क्या करती है, इसको दुनिया मूविंग कॉइल्स के नाम से, यानी कि इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है आपका, मूविंग कॉइल आवर्ती मीटर। तो चाहे इसको आप डायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर्स बोल लो या फिर इसको बोल लो मूविंग कॉइल फ्रीक्वेंसी मीटर। मूविंग कॉइल फ्रीक्वेंसी मीटर या डायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर दोनों एक ही चीज है। अब अपन समझते हैं डायनेमिक आवर्ती मीटर या मूविंग कॉइल आवर्ती मीटर क्या होता है, इसकी संरचना कैसे होती है, किस सिद्धांत पर काम करता है और किस प्रकार ये अपन को फ्रीक्वेंसी का मापन करके बताता है। सबसे पहले अपन इसके डायग्राम्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूं इसके अंदर।
ठीक है, ये जो डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हो, ये है आपका कौन सा मूविंग कॉइल या डायनेमिक प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर। तो जो मूविंग कॉइल या डायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर्स है, अगर इसकी बात करें तो ये जो फ्रीक्वेंसी मीटर्स है वो डीसी पर काम करता है। क्या यह डीसी पर काम करता है? किस पे काम करता है? डीसी पर। तो ये डीसी पर कार्य करता है। अब आप बोलोगे कि सर डीसी है यानी कि दिशदार, उसकी तो फ्रीक्वेंसी ही 0 होती है, तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी का मापन करके अपन क्या करेंगे? क्योंकि डीसी की तो फ्रीक्वेंसी 100% कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0। तो ये किस पर काम कर रहा है? ये डीसी सप्लाई पर काम कर रहा है, डीसी करंट पर काम करता है। किस पे काम करता है? डीसी पर। फ्रीक्वेंसी तो इससे अपन एसी पर ही एसी की ही मापन करेंगे। फ्रीक्वेंसी का मापन तो अपन को एसी का ही करना है, प्रत्यावर्ती धारा का ही करना है। लेकिन जो यंत्र है वो यंत्र काम करता है किसके ऊपर? अपन की डीसी पर। मतलब एसी का मापन करना है, काम कर रहा है डीसी पर, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? जो एसी है जिसका मापन करना है उसको पहले किस में बदलना पड़ेगा? डीसी में बदलना पड़ेगा, तब जाके उसकी ये क्या करेगा? फ्रीक्वेंसी का मापन करेगा। तो इसमें एसी को किस में चेंज करना पड़ेगा? डीसी में चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे अपन? ब्रिज रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ब्रिज रेक्टिफायर का। क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा? जो आपका डायनेमिक प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर्स होता है, या फिर पूछ सकता है जो मूविंग कॉइल फ्रीक्वेंसी मीटर्स होता है, उसके अंदर एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किस डिवाइस या किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसके अंदर एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंस बनता है, क्योंकि सभी को ये होता है डीसी की फ्रीक्वेंसी तो 0 होती है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो डायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर्स होता है वो किस सप्लाई पर कार्य करता है? तो डायनेमिक जो फ्रीक्वेंसी मीटर्स होता है वो डीसी पर काम करता है। किस पे काम करता है? डीसी पर। या फिर जो मूविंग कॉइल फ्रीक्वेंसी मीटर्स होता है वो किस सप्लाई पर काम करता है? तो मूविंग कॉइल फ्रीक्वेंसी मीटर किस पे काम करता है? डीसी पर काम करता है। किस पे काम करता है? डीसी पर। इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस बन सकते हैं, याद रखना। तो जो डायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर्स होता है वो डीसी पर काम कर रहा है। डीसी पर काम करता है मतलब इसके अंदर इसमें एसी को एसी को डीसी में, एसी डीसी का मतलब तो समझ में आ रहा है। एसी का मतलब प्रत्यावर्ती धारा, डीसी का मतलब दिष्ट धारा। ये जितने भी आपकी परिभाषा से हैं जो बेसिक विद्युत के अंदर पढ़ते हैं अपन, प्रारंभिक जो आपकी विद्युत है उसके अंदर अपन पढ़ते हैं, ये सब परिभाषाएं मैंने आपको वीडियो के अंदर, जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था इसके अंदर, इसी सीरीज के अंदर मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था प्रारंभिक विद्युत के नाम से था, उसके अंदर मैंने एसी डीसी विद्युत वाहक बल, विभव, विभवांतर, प्रतिरोध, चालकता, जितने भी नियम से आपके वो सारे मैंने आपको कंप्लीट कराए। और देखिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ने का सबसे जो नियम है, पहला नियम यही है, जब तक आपको बेसिक्स पता नहीं है तब तक आप में ज्यादा समझ में नहीं आएगा। समझ में तो आएगा लेकिन उस लेवल का समझ में नहीं आएगा जिस लेवल का हम समझाना चाहते हैं। तो आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी अच्छे से समझ में आए, आपको अच्छे से आपको इस चीज के बारे में नॉलेज हो, तो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी जो बेसिक विद्युत के मैंने वीडियो बनाए 4 या 5 वीडियो के अंदर आपकी प्रारंभिक विद्युत है वो कंप्लीट है, उन 4-5 वीडियो को आप पहले देखें, उन परिभाषाओं को याद करें, क्योंकि आपकी जो कंप्लीट थ्योरी है ना 2 साल के अंदर जो अपन कंप्लीट थ्योरी पढ़ते हैं, पूरी जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है वो सारी चीजें, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, चाहे आप मशीन पढ़ रहे हो, चाहे आप डीसी मशीन पढ़ रहे हो, चाहे एसी पढ़ रहे हो, चाहे ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे हो, चाहे आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, चाहे मेजरमेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, उन सब के अंदर वो परिभाषाएं बहुत ज्यादा काम आती है। इसलिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को पढ़ने से पहले आपको वो बेसिक विद्युत के वीडियो आपको जरूर पढ़ने चाहिए और उनके आपको कंप्लीट नोट्स बनाना है और उनको आपको कंप्लीट याद करना है। उनके अंदर आपको एक तो डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, जैसे अभी आ जाए परिभाषा एसी, आधे से बच्चों को तो ये पता नहीं होती कि एसी क्या होती है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा क्या होती है। तो जब आपको इसके बारे में पता ही नहीं है कि एसी होती क्या चीज है और अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं एसी डीसी और अपन को पता ही नहीं है
एसी डीसी 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों के, और उनको जाते जाते टाइम भी उनको एसी डीसी की परिभाषा नहीं होती। ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हमने। तो आपको देखो सीधी सी बात है, अगर आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी अच्छे से समझना है, आपको अच्छे से क्लियर करना है, सारे डाउट आदि क्लियर करने हैं आपको, तो ये जो बेसिक्स परिभाषा है ये बहुत जरूरी है आपको याद करने के लिए। जैसे छोटे बच्चों को अपन किताब पढ़ना सिखाते हैं ना, तो उससे पहले उनको अल्फाबेट कैफे का ज्ञान करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। तो ये जो आपके प्रारंभिक विद्युत है वो आपके लिए इस किताब को, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को पढ़ने के लिए आपके लिए अल्फाबेट है, कैफे गए हैं। और जब तक आपको ये प्रारंभिक विद्युत याद नहीं होगी तब तक आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो मेरा आपसे कहना यही है, पढ़ने से पहले देखो, पढ़ना है, पढ़ते तो सभी है, लेकिन एक सिस्टेमिक ढंग से पढ़े। एक सिस्टेमिक ढंग से यदि पढ़ेंगे तो ही अपन सक्सेस होंगे। तो सिस्टेमिक ढंग से पढ़ने का तरीका ये है, जो मैंने आपको वीडियो बनाया वो इसी हिसाब से। पहले आपको बेसिक्स करवाई मैंने आपको, फिर मैंने आपको चुंबक वाला कराया, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं बार बार की मारा, किसी कॉइल्स के अंदर धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे चालक पदार्थ पर विद्युत वाहक बल या चुंबकीय वाहक बल लग रहा है। ये सब सारी चीजें, जितने भी नियम से मैंने बेसिक कंप्लीट कराने के बाद चुंबक वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। उस चुंबक वाले चैप्टर के अंदर वो सारी चीजें कंप्लीट कराई, क्योंकि मेरे को पता है यदि मैं मशीन्स पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर बेसिक भी आएगा, उसके अंदर चुंबक भी आएंगे। मशीन्स के अंदर अपन बार बार के में पढ़ेंगे, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पढ़ेंगे। जब अपन को नियम्स के बारे में अच्छे से पता नहीं है तो फिर क्या मशीन समझ में आएगी। तो किसी भी चीज को पढ़ने का एक सिस्टम होता है, अगर अपन उस सिस्टम से चलेंगे तो वो चीज अपन के लिए बहुत ही इजी हो जाएगी पढ़ने। और अपन डायरेक्ट यदि पढ़ रहे हैं, मशीन्स के अंदर पढ़ रहे हैं, बेसिक्स उनका अपन को पता ही नहीं तो क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं। फिर वो एक तरह से रटना हो जाता है, और यदि उसको आज रटोगे कल भूल जाओगे। बहुत बड़ी किताब है, बहुत बड़े चैप्टर है, 20-25 चैप्टर है, कब तक याद रखोगे। तो सब चीज का पढ़ने का एक सिस्टम होता है। मैं आपको जो वीडियो डाल रहा हूँ बिल्कुल सिस्टमिक डाल रहा हूँ। मेरे को पता है आप जब बेसिक्स आपकी क्लियर होगी तो फिर आपकी चुंबक समझ में आएगी, जब आपका चुंबक वाला चीज कंप्लीट हो जाएगा फिर आपकी मशीन समझ में आएगी। तो मैंने चुंबक वाले के बाद में फिर मैंने ट्रांसफार्मर करवाया आपको, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से। तो मैंने आपको ट्रांसफार्मर पहले करवाया। फिर ये जो मेजरमेंट है, वैद्युतिक माप के अंतर है, आपकी इलेक्ट्रिशियन की जो कंपटीशन होगा, टेक्निकल हेल्पर की जो वैकेंसी आई है, कम से कम 5 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसमें, मेजरमेंट्स वाले 5 से 7 क्वेश्चंस इस चैप्टर से अंदर आते हैं। इस कारण मैंने ये चैप्टर पहले लिया। अब इसके बाद में अपन डीसी मशीन्स करेंगे, क्योंकि डीसी मशीन से सबसे पहला काम अपन को मशीन्स कंप्लीट करना है। तो मशीन्स का अपन कंप्लीट करने के लिए पहले अपन डीसी के अंदर सिर्फ 2 ही मशीन्स पढ़नी है अपन को, एक तो डीसी जनरेटर पढ़ना है और एक डीसी क्या पढ़नी है, मोटर्स पढ़नी है। तो डीसी मशीन आपकी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले अपन पढ़ेंगे डीसी मशीन, फिर पढ़ेंगे अपन एसी मशीन। एसी मशीन थोड़ी बड़ी होती है, क्योंकि उसके अंदर अपन को सिंगल फेज मोटर पढ़नी पड़ती है। उसी के अंदर अपन 3 फेज मोटर पढ़ेंगे एसी मशीन के अंदर। उसी के अंदर अपन पढ़ेंगे अल्टरनेटर पढ़ेंगे एसी मशीन का, और उसी के अंदर पढ़ेंगे अपन सिंक्रोनस मोटर। तो एसी के अंदर, एसी का चैप्टर थोड़ा, एसी की जो आपका सिलेबस है वो थोड़ा बड़ा है, डीसी का सिलेबस कम होता है। डीसी के अंदर आपको जनरेटर और क्या पढ़ना है, मोटर्स पढ़नी है। एसी के अंदर अपन को 5 चीजें पढ़नी होती है, सिंगल फेज मोटर, 3 फेज मोटर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस और ट्रांसफार्मर। ये भी किसके अंदर हो गया, एसी के अंदर। एसी के अंदर 5 मशीन्स पढ़ते हैं, डीसी के अंदर कितने पढ़ते हैं, 2। तो इसके बाद में अपन डीसी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये आज का वीडियो है। उसके बाद में एक वीडियो और बनेगा मेजरमेंट का, क्योंकि इसके बाद में केवल आपके 3 माप के अंतर बचे हैं। एक तो बचा है हॉट वायर माप के अंतर, दूसरा पड़ा है आपका बचा है थर्मोकपल, तीसरा बचा है मैक्सिमम केवीए डिमांड यानी कि अधिकतम केवीए मापक यंत्र। ये 3 मेजर जो मापक यंत्र है वो रहे। तो उनका तो मैं एक छोटे छोटे वीडियो बनेंगे, ज्यादा उसके अंदर से क्वेश्चंस नहीं आते, बेसिक्स है, तो उनका तो एक वीडियो के अंदर वो चीजें अपने कंप्लीट कर देंगे। मतलब इसके बाद में एक वीडियो और बनाना है, फिर आपका ये जो विद्युत मापक यंत्र वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। आपके प्रारंभिक विद्युत कंप्लीट हो गई, आपका चुंबक कंप्लीट हो गया, आपका ट्रांसफार्मर कंप्लीट हो गया, आपका जो मेजरमेंट है वो कंप्लीट हो गया। मतलब 20% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब मेरी तरफ से तो 20% हो गया, लेकिन आपने कितना कवर कर लिया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पढ़ने का एक तरीका होता है, वीडियो आप देख रहे हो कहीं से, अगर कोचिंग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आप पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास ही पढ़ रहा हूँ, जहां पर भी आप पढ़ रहे हो, सबसे पहला काम आपको बनाना है उन चीजों के नोट्स तैयार करने।
नोट्स तैयार करने के बाद जैसे आपने एक ट्रांसफार्मर का चैप्टर पढ़ा, तो ट्रांसफार्मर के आपने कंप्लीट नोट्स बना लिए। मान लो 20 पेज के अंदर आपके ट्रांसफार्मर के कंप्लीट नोट्स बने। अब 20 पेज के अंदर आपने नोट्स बना लिए। अब उसके बाद में नोट्स बनाने के बाद में बनता है एक शॉर्ट नोट्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस बच्चे ने नोट्स और शॉर्ट नोट्स बनाना सीख लिया वो 100% सक्सेस हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या करना पड़ता है अपन को, जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें, शॉर्ट नोट्स के अंदर केवल वही लाइनें लिखनी है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बताता हूँ इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो वो चीजें जो भी आपके इंपॉर्टेंट लाइन है वही लिखनी है। 20 पेज को सिर्फ आपको 3 या 4 पेज के अंदर लिखना है। क्या 20 पेज का मैटर 3-4 पेज के मैटर के अंदर कन्वर्ट करना है, जो आपको ये लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स के अंदर आ जाना आएगा, इसको मेरे को एग्जाम्स की टाइम देख के जाना है। तो जब आपने शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो लास्ट टाइम में जब आप रिवीजन करोगे तो आपको बड़े वाले नोट्स से रिवीजन नहीं करना, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उससे रिवीजन करना है, ताकि कम समय के अंदर सारा रिवीजन हो सके। एग्जाम हॉल के अंदर जाने से पहले वो शॉर्ट नोट्स आपके लिए वरदान साबित होंगे, क्योंकि 1 या 2 घंटे के अंदर आप सारी किताब को क्या कर सकते हो, आप सारी जो आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है उसको 2 घंटों के अंदर रिवीजन कर सकते हो। और यदि आपने कंप्लीट नोट्स बनाया तो 3 रजिस्टर भर गए आपके, उन रजिस्टरों के पेज गिनने में लग जाएंगे आपको 2 घंटे। तो वहां पर फिर दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए प्रत्येक चैप्टर का पहले तो नोट्स तैयार करना है आराम से। मैं देखो आपको एक एक लाइनें लिखवाता हूं, इस कारण मैं आपको एक एक लाइनें लिखवाता हूं आपको नोट्स तैयार करने के लिए, ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अब इन लाइनों के अंदर से आपको ये याद रखना है कि ये तो चीज मेरे को कंप्लीट याद है, इसको तो मेरे को कहीं भूलना नहीं है, तो उसको शॉर्ट नोट्स के अंदर डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान है कि ये चीज मेरे को बार बार परेशान होती है, इस चीज को मैं बार बार भूल रहा हूं, तो फिर उसको शॉर्ट नोट्स में ऐड कीजिए, ताकि और फिर उसको क्या करिए प्रत्येक सप्ताह के अंदर, जैसे मान लो आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 6 दिन आपने स्टडी की। अब 6 दिन का मैटर जो संडे का दिन आता है उस दिन आप कोई नया नहीं पढ़ना, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, ना वीडियो देखने ना नोट्स बनाने। आपने 6 दिन के अंदर जो पढ़ा था उसका आपको रिवीजन करना है। संडे के दिन सिर्फ आपको 6 दिन आपने जो पढ़ा है, आपने जो नोट्स बनाए हैं, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उन सबको रिवीजन करना है। प्रत्येक संडे के अंदर आपको यही नियम फॉलो करना है। 6 दिन आपको पढ़ाई करनी, फिर 7वें दिन जो आपका संडे आएगा उसके अंदर आपने 6 दिन के अंदर जो भी पढ़ा है उसको रिवीजन करना है कि मेरे को कितना याद है। तो साथ के साथ नोट्स तैयार करने हैं, साथ के साथ शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं और साथ के साथ ही रिवीजन करना है। अगर ये 3 स्टेप्स को आप फॉलो करते हो तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सक्सेस होने से रोक सकती है। मैं टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूं। आप चाहे कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर तैयार कर रहे हो, अगर आप सिस्टेमिक ढंग से और सिस्टेमिक सिलेबस के साथ और सिस्टेमिक टाइम के साथ आप अगर उसके अंदर स्टडी करते हो तो आपको 100% सफलता मिलेगी। चाहे वहां पर वैकेंसी, चाहे आप 10 निकले, चाहे 1000 निकले, चाहे 20,000 निकले, उसमें आपको मतलब नहीं। आपको तो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, आपको 1000 वैकेंसी से क्या मतलब है, उसके लिए प्रिपेयर करनी है, आपको एक पोस्ट के लिए प्रिपेयर करनी है। तो बिल्कुल सिस्टेमिक ढंग से तैयारी करनी है। मैं आपके लिए बहुत, ये मान लो टाइम नहीं है मेरे पास खुद के पास, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको फ्री के अंदर वो चीजें मैं अवेलेबल करा सकूं जो कई मैंने देखे, आपको कई सारे पेड कोर्स वाले देखे, वो क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते मेरे खुद के समझ में नहीं आता क्या करते हैं वो। मैं आपको फ्री के अंदर वो कंटेंट दे रहा हूं जो आपको है ना पेड कोर्स के अंदर ही मिलने वाला है। ईमानदार से दे रहा हूं, पर वो क्या होता है ना, फ्री की चीजों की कदर नहीं होती है, इस वजह से। तो फ्री के अंदर आपको वो चीजें मिल रही है जो पेड के अंदर नहीं मिलने वाला। तो इसलिए आपको सिस्टेमिक ढंग से पढ़ाई करनी है, सिस्टेमिक ढंग से नोट्स बनाने हैं और सिस्टेमिक ढंग से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं ताकि लास्ट टाइम पर आप सारी किताब का एक निश्चित समय के अंदर रिवीजन कर सकें। तो चलते हैं अपन इस वीडियो के अपने टॉपिक्स पे। तो जो डायनेमिक या जो आवर्ती फ्रीक्वेंसी, डायनेमिक आवर्ती मीटर या जो मूविंग कॉइल फ्रीक्वेंसी मीटर होता है वो किस पर काम करता है, डीसी पर काम करता है। इसमें एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर, क्या ब्रिज रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं।
किसका उपयोग करते हैं अपन? ब्रिज रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। देखिए यहां पर इसमें दो कॉइल्स होती है, मैं आपको डायग्राम के अंदर समझा दूं। इसके अंदर दो कॉइल्स होती है, एक कॉइल्स तो आपको यहां पर दिखाई दे रही है, एक कॉइल्स आपको ये दिखाई दे रही है। मतलब यहां पर मैंने बताया नहीं, लेकिन यहां पर अंदर ऐसे कॉइल्स होती है। एक कॉइल्स तो ये हो गई, और ऐसे कैसे एक कॉइल्स यहां पर होती है ऐसे। अब ये दोनों कॉइल्स, इसके अंदर कितनी कॉइल्स है? दो कॉइल्स है। दोनों कॉइल एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थित होती है। कितने डिग्री पर लगाते हैं? 90 डिग्री पर। बिल्कुल एक कॉइल ऐसे लगाए तो इससे 90 डिग्री पर क्या लगाएंगे? बिल्कुल 90 डिग्री पर दो कॉइलों को एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थापित कर देता है। एक कॉइल्स को मान लेता हूं मैं, ये एक्स वाली कॉइल है, ये कौन सी कॉइल है? आपकी वाई वाली कॉइल है। इस एक्स वाली कॉइल का ये सिरा है आपका, मान लो x1, और ये सिरा है कौन सा आपका? x2। ऐसे कैसे y वाली कॉइल का ये सिरा है y1 और ये सिरा है कौन सा आपका? y2। तो देखिए x1 और x2, यहां से x2 आ रहा है क्रॉस करके इधर आ रहा है, इस ये तो है कौन सा आपका सिरा? x2, ये सिरा कौन सा है? x1। ऐसे कैसे ये सिरा है कौन सा आपका? y2 और ये सिरा है कौन सा आपका? y1। तो मतलब ये एक कॉइल के दो सिरे हो गए, ऐसे कैसे ये दूसरी कॉइल के कितने सिरे हो गए? दोनों सिरे। इन दोनों सिरों के बीच में अपन ने एक चौकोर बॉक्स लगा रखा है। ये चौकोर बॉक्स कुछ नहीं है, यही क्या है? आपका ब्रिज रेक्टिफायर है। कौन है? ब्रिज रेक्टिफायर। क्योंकि एसी को किस में चेंज करना है? डीसी में चेंज करना है, और एसी को डीसी में चेंज करने के लिए अपन किसका प्रयोग कर रहे हैं? ब्रिज रेक्टिफायर का प्रयोग कर रहे हैं। तो एक ब्रिज रेक्टिफायर तो मैंने कॉइल एक्स के श्रेणी क्रम में लगा दिया। अब ये ब्रिज रेक्टिफायर क्या करेगा? ये जो एक्स वाली कॉइल है, इसको यहां से कौन सी सप्लाई मिलेगी आपको? एसी सप्लाई। कौन सी मिलेगी? एसी। ये एसी सप्लाई को क्या करेगा? ये ब्रिज रेक्टिफायर किस में चेंज कर देगा? डीसी में। किस में चेंज कर देगा? डीसी। मतलब कॉइल एक्स को कौन सी सप्लाई मिल जाएगी? डीसी का। ऐसे कैसे वाई कॉइल के श्रेणी क्रम में भी अपन ने एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा दिया, ब्रिज रेक्टिफायर सेकंड। ये भी क्या करेगा? जो एसी वाली सप्लाई है उसको किस में चेंज कर देगा? डीसी में चेंज कर देगा। अब एसी को डीसी में चेंज करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि जो मूविंग कॉइल फ्रीक्वेंसी मीटर्स होता है वो सिर्फ किस पे काम करता है? डीसी पर काम करता है। तो इसके अंदर दो कॉइल्स होती है, दोनों कॉइल्स एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थापित होते हैं। एसी को डीसी में चेंज करने के लिए दो ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का क्या करते हैं अपन? उपयोग करते हैं। फिर क्या किया? जो एक्स वाली कॉइल है, उस एक्स वाली कॉइल के श्रेणी क्रम में यहां पर देखो क्या लगा हुआ है? ये है भैया कैपेसिटर। क्या है ये? कैपेसिटर है। क्या है? कैपेसिटर। तो एक जो कॉइल है, जो एक्स वाली कॉइल है, उसके श्रेणी क्रम में क्या लगा दिया? कैपेसिटर लगा दिया। क्या लगा दिया? कैपेसिटर। ऐसे कैसे ये जो दूसरी कॉइल्स है, इस दूसरी कॉइल के श्रेणी क्रम में भी है, ये क्या लगा रखा है? तो सर ये लगा रखा है प्रतिरोध। क्या लगा रखा है? ये प्रतिरोध। तो एक कॉइल के श्रेणी क्रम में तो लगा दिया कैपेसिटर, दूसरी कॉइल के श्रेणी क्रम में क्या लगा दिया? प्रतिरोध। फिर क्या करेंगे? अपन ने देखा जो फ्रीक्वेंसी मीटर होता है, चाहे वो रीड प्रकार का हो चाहे डायनेमिक प्रकार का हो, सर्किट में तो कौन से क्रम में जुड़ेगा? समांतर क्रम में जुड़ेगा। तो देखिए इस कॉइल का एक सिरा जोड़ दिया फेज से, दूसरा सिरा जोड़ दिया न्यूट्रल से, मतलब समांतर क्रम में जोड़ दी। एक्स वाली कॉइल को समांतर क्रम में जोड़ दिया। ऐसे कैसे वाई वाली कॉइल को भी कौन से क्रम में जोड़ दिया? समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो ये होगी इसकी संरचना की बात। अब ये जो दोनों कॉइल्स जिनको अपन ने 90 डिग्री पर स्थापित किया, इन दोनों कॉइल्स में नीचे और ऊपर नीचे दो जैविल बेयरिंग लगाएंगे, और जैविल बेयरिंग के बीच में एक धुरा लगा के धुरे पर इन दोनों कॉइलों को स्थापित कर देंगे। फिर उस धुरे के साथ ही ये पॉइंटर लगा देंगे, संकेतक लगा देंगे, और ये संकेतक इस पैमाने पर क्या करेगा? आपका गति करेगा। और इस पैमाने पर गति करके अपन ये जो यहाँ से इसको एसी सप्लाई दे रहे हैं, उस एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी का क्या करेगा? ये मापन करेगा। तो इस पैमाने पर एसी सप्लाई की जो आवृत्ति है उसके मान को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर अपन ने क्या लगा दिया? एक संकेतक। तो ये संकेतक इस पैमाने पर गति करके अपन को इस एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी का मान वहां पर प्रदर्शित करेगा। तो ये होगी इसकी संरचना की बात। इसको नोट कर लेते हैं। जो इंपोर्टेंट लाइन है, वही नोट करनी है, फालतू चीजें नोट नहीं करनी। तो इसमें क्या करने? एसी को डीसी में चेंज परिवर्तित करने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। इसमें दो कॉइल कौन कौन सी? एक तो एक्स होती है, एक कौन सी है? वाई। दो कॉइल्स को एक दूसरे से, क्या ये याद रखना है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर, कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर स्थापित किया जाता है।
कितने डिग्री पर स्थापित किया जाता है? 90 डिग्री पर। फिर क्या करेंगे, ये जो दोनों कॉइल्स है, इन दोनों कॉइल्स के दोनों तरफ क्या कर देते हैं, एक स्थायी चुंबक लगा देते हैं। यहाँ पर लगा देता हूँ, ये स्थायी चुंबक मान लो कौन सा सिरा है, N। ऐसे कैसे एक स्थायी चुंबक यहाँ पर लगाएंगे, वो चुंबक कौन सी होगी, S। यानी कि इन दोनों कॉइल्स को एक स्थायी चुंबक के ध्रुव के बीच में अपन स्थापित कर देते हैं। स्थायी चुंबक वो होती है जिसके अंदर चुंबकीय गुण लंबे समय तक बना रहता है, वर्षों तक चुंबकीय गुण खत्म नहीं होता, वो क्या होती है आपकी स्थायी। तो स्थायी चुंबक का एक ध्रुव यहाँ पर लगा दिया, एक ध्रुव यहाँ पर लगा दिया, दोनों ध्रुव के बीच में कौन स्थित है, आपकी दोनों कुंडलियां। तो इसमें ये लिखना है, दोनों कॉइल्स को क्या, दोनों कॉइल को एक स्थायी चुंबक, एक स्थायी चुंबक के ध्रुवों के बीच स्थापित किया जाता है। ठीक है, फिर क्या किया, जो कुंडली X है, क्या है, कुंडली X, इसके श्रेणी क्रम में क्या लगाया अपन ने, कैपेसिटर। कुंडली X के श्रेणी क्रम में क्या जोड़ते हैं अपन, कैपेसिटर, तथा कुंडली Y के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध संयोजित करते हैं। एक के श्रेणी क्रम में कैपेसिटर लगाया, दूसरी के श्रेणी क्रम में कौन लगाया, प्रतिरोध। तो ये तो हो गई कौन सी आप, इसके बाद होगी आपके डायनेमिक या मूविंग कॉइल फ्रीक्वेंसी मीटर से उसकी संरचना की बात। फिर जो भी आपका ये तो है, जो पॉइंटर्स है उसको इन कॉइल्स के ऊपर लगाएंगे, कॉइल्स के अंदर क्या करेगी, मूव करेगी तो वो क्या करेगी, अपन को जो भी सप्लाई आवृत्ति है उसकी फ्रीक्वेंसी का मापन करेगी। अब देखते हैं इसकी वर्किंग, कि जो आपका मूविंग कॉइल फ्रीक्वेंसी मीटर से होता है वो किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए इसके अंदर दो चीजें लगी हुई है, एक कुंडली है, कुंडली X। थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये जो कुंडली X है इसके श्रेणी क्रम में लगाया अपन ने क्या, कैपेसिटर। क्या लगाया, कैपेसिटर। ऐसे ही एक कुंडली है कौन सी आपकी Y, उसके श्रेणी क्रम में क्या लगाया अपन ने, प्रतिरोध लगाया। मतलब इनको ऐसे बना सकते हैं, ये एक कुंडली है कौन सी है X, ये कुंडली कौन सी है Y, है कौन सी है Y। दोनों कुंडलियां एक समान मेटेरियल से बनी होती है, एक समान तार से बनी होती है, दोनों कुंडलियों के अंदर फेरों की संख्या क्या होती है, समान होती है। अब क्या किया, X वाली कुंडली के श्रेणी क्रम में क्या लगा दिया, कैपेसिटर। Y वाली कुंडली के श्रेणी क्रम में क्या लगा दिया, एक प्रतिरोध। यहां पर लगा दिया C, यहां पर लगा दिया R। अब जो कैपेसिटर होता है, वो कैपेसिटर क्या कर देता है, इसके अंदर प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है उसके मार्ग में क्या करता है, अवरोध डालता है। और जो मार्ग में अवरोध डालता है वो क्या कहलाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसको क्या बोलते हैं अपन, Xc। कैपेसिटर इसके अंदर जो एसी धारा प्रवाहित कर रहा है उसके मार्ग में जो अवरोध डालता है वही क्या कहलाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को किससे लेते हैं, Xc से। और Xc बराबर अपन को फॉर्मूला पता है क्या होता है, Xc बराबर 1/2 पाई Fc या 1/ओमेगा c होता है। Xc बराबर क्या होता है, 1/2 पाई F इंटू क्या होता है, C। मतलब दोनों कुंडलियों का प्रतिरोध तो बराबर है ही, नई चीज क्या जोड़ी है, एक में तो C जोड़ा है, एक में क्या जोड़ा है, R। R का प्रतिरोध तो R ही होगा, C का प्रतिरोध क्या होगा, Xc। मतलब ये बोल सकते हैं एक कुंडली के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ दिया Xc, दूसरे के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ दिया R। स्टार्टिंग समय में मतलब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। कौन सी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, मतलब सामान्य फ्रीक्वेंसी, सामान्य आवर्ती। सामान्य आवर्ती अपने इंडिया के अंदर आवर्ती कितनी होती है भाई, 50 हर्ट्ज होती है। तो इस 50 हर्ट्ज को ही क्या बोलते हैं अपन, सामान्य आवर्ती होती है। जब आवर्ती का मान 50 हर्ट्ज होगा, कितने होगा, 50 हर्ट्ज। जब अपन ये एसी सप्लाई देंगे, इसकी आवर्ती कितनी होगी, 50 हर्ट्ज होगी। तो जब कंपनी इस मीटर्स को तैयार करती है, उस समय की बात कर रहा हूं, उस समय जो R और C है उसके मान को कुछ इस प्रकार से रखा जाता है। भाई R का भी तो कुछ न कुछ मान होगा। जैसे मान लो इसका प्रतिरोध होगा, मान लो 10 ओम है, कुछ न कुछ प्रतिरोध का भाई मान तो होगा। ऐसे कैसे C का भी कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा।
तो प्रतिरोध क्या करते हैं, जब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो तो जैसे आर का प्रतिरोध कितना है 10 ओम, तो सी का भी प्रतिरोध कितना होना चाहिए 10 ओम ही होना चाहिए। मतलब सामान्य फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटर और प्रतिरोध के अंदर जो प्रतिरोध है उनका मान क्या होता है, बिल्कुल समान होता है। आर और जो एक्स सी है, देखो सी का प्रतिरोध तो क्या है भाई एक्स सी है ना, तो जब सामान्य फ्रीक्वेंसी होती है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पर आर का मान किसके बराबर होता है, एक्स सी के बराबर होता है। आर का मान किसके बराबर होता है, एक्स सी के। यदि आर का मान कितना है 10 ओम है तो एक्स सी का मान भी कितना होगा 10 ओम होगा। ये इस प्रकार से इसको जब डिजाइन किया कंपनी ने उस समय करते हैं। तो डिजाइन करते समय अपन को यह ध्यान रखा जाता है कि जब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो, जब फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज होगा तब इस आर और एक्ससी का मान क्या होगा, बराबर होगा। जब बताओ आर और एक्ससी का मान बराबर होगा तो इनके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी क्या होगा, बराबर, क्योंकि धारा को बहने से कौन रोकता है, प्रतिरोध। और जब प्रतिरोध बराबर मान, एक लाइन के श्रेणी क्रम में भी 10 ओम का प्रतिरोध है, दूसरे के भी श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध है, टोटल करंट मान लो यहां से 20 एम्पीयर जा रही है, कितनी जा रही है 20 एम्पीयर, तो इसके अंदर भी कितने एम्पीयर करंट फ्लो होगी 10, इसके अंदर भी कितना एम्पीयर करंट फ्लो होगी 10, क्योंकि प्रतिरोध का मान समान है तो धारा का मान भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। और जब दोनों के अंदर समान मान की धारा प्रवाहित होगी तो जब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगी, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी आपकी 50 हर्ट्ज होगी, तो इस आर और इस एक्ससी का मान क्या होगा, बराबर होगा। जब आर और एक्ससी का मान बराबर होगा तो कुंडली एक्स और कुंडली वाई के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी क्या होगा, बराबर। और जब दोनों कुंडलियों के अंदर बराबर मान की धारा प्रवाहित होगी तो इन दोनों कुंडलियों के अंदर जो विद्युत भागबल पैदा होगा उसका मान भी क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन इनके अंदर जो विद्युत भागबल पैदा होता है ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थापित होने के कारण एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। मान में तो बराबर होता है, जैसे यहाँ पर विद्युत भागबल लग रहा है 20 तो यहाँ पर भी कितना लगेगा, 20 ही लगेगा। मान में तो बराबर होगा लेकिन दिशा एक की विपरीत होगी, एक का प्लस में होगा तो दूसरा किस में होगा, माइनस में। मतलब एक अगर इस दिशा में काम कर रहा है तो दूसरा इसके विपरीत दिशा में काम करेगा। तो यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज होगा तो दोनों तरफ से समान मान का बल लगेगा। और बताओ जब दोनों तरफ से समान मान का बल लगेगा तो संकेतक कहाँ स्थित होगा, बीच में स्थित होगा, नहीं होगा। और बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी है जो संकेतक है वो फ्रीक्वेंसी का कितना मान प्रदर्शित करेगा, 50 हर्ट्ज। ये तो बात हो गई किसकी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पर एक्ससी आर और एक्ससी का मान क्या होता है, बराबर होता है। दूसरी बात करते हैं, अब अपन ने ये जो एसी सप्लाई दी है इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज नहीं है, 50 हर्ट्ज नहीं है। मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी का मान 50 से कम है, 30 हर्ट्ज मान लो, फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो गया आपका, कम हो गया। मतलब जो एफ है उसका मान क्या हो गया आपका, कम। जब फ्रीक्वेंसी का मान कम होगा तो देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो आर के ऊपर तो फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आर का मान प्रति फ्रीक्वेंसी पर निर्भर ही नहीं करता है। आर का मान यदि पहले 10 ओम था तो अब भी आर का मान तो कितना होगा, 10 ओम ही होगा। फ्रीक्वेंसी के मान कम ज्यादा होने से आर के प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो एक्ससी है, एक्ससी बराबर क्या होता है, 1/2 पाई एफ इंटू क्या होता है, सी होता है ना। अगर 2 पाई और c को मैं यहां से हटा दूं तो बताओ एच सी का मान 1/f के बराबर है कि नहीं है ना। यानी कि एक्स सी है जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो फ्रीक्वेंसी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब जब फ्रीक्वेंसी का मान कम हो रहा है 50 से कितनी 30 हर्ट्ज, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी थी जब 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी तब तो एक्स सी का मान कितना था, 10 ओम था 50 पे तो। लेकिन अब फ्रीक्वेंसी का मान 50 से 30 हो गया, मतलब कम हो गया। बताओ जब इस f का मान यदि कम होगा तो xc का मान क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है ना। अब फ्रीक्वेंसी का मान जब 50 से 30 हो जाएगा तो xc का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मतलब 10 से क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब यहाँ पर प्रतिरोध का मान 10 से ज्यादा मान लेते हैं, कितना ओम प्रतिरोध हो गया, 15 ओम हो गया। पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 15, मतलब प्रतिरोध का मान क्या हो गया, बढ़ गया। प्रतिरोध किस कारण बढ़ा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम। यदि फ्रीक्वेंसी कम होगी तो जो कैपेसिटर है उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जो कैपेसिटर है उसका प्रतिरोध बढ़ गया
तो बताओ एक का प्रतिरोध 10 ओम था, दूसरे का कितना है 15 ओम है। जब पहले दोनों का प्रतिरोध 10-10 ओम था तब तो दोनों के अंदर धारा कितने कितने एम्पीयर की प्रवाहित हो रही थी 10-10, और टोटल करंट कितना आ रही थी आपकी, टोटल यहाँ से 20 एम्पीयर आ रही थी। 10 इसके अंदर गई, 10 इसके अंदर गई। लेकिन अब यहाँ पर प्रतिरोध 10 ओम नहीं है, अब यहाँ पर प्रतिरोध ज्यादा है। जब इसका प्रतिरोध ज्यादा होगी तो बताओ क्या दोनों में धारा समान बहेगी क्या, नहीं बहेगी सर। इसका प्रतिरोध ज्यादा है, इसका इसके अंदर धारा अब क्या बहेगी, कम। यानी कि यहाँ पर जो धारा बहेगी अब केवल कितना एम्पीयर बहेगी, 7 एम्पीयर। अब 20 में से 7 एम्पीयर इसके अंदर गई तो बताओ प्रतिरोध के अंदर कितना एम्पीयर बहेगी, 13 एम्पीयर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जिस वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाए उसके अंदर धारा का मान क्या हो गया आपका ज्यादा, और जिस वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कैपेसिटर लगाए उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो गया कम। मतलब ये जो X वाली कुंडली है इसके अंदर प्रतिरोध का मान क्या हो गया आपका ज्यादा हो गया। जब X वाली देखो कैपेसिटर लगाए ना इसके साथ, प्रतिरोध का मान ज्यादा हो गया तो इसके अंदर धारा का मान क्या हो गया कम, तो इसके अंदर I का मान क्या हो गया कम, और XC का मान क्या हो गया ज्यादा हो गया। जबकि जो प्रतिरोध वाली वाइंडिंग है उसके अंदर I का मान, करंट का मान क्या हो गया आपका ज्यादा हो गया, लेकिन जो प्रतिरोध R है उसका मान क्या रहेगा उतना का उतना ही रहेगा। पहले 10 ओम था तो अब भी कितना रहेगा 10 ओम। तो एक के अंदर तो धारा ज्यादा बह रही है, दूसरे के अंदर धारा कम बह रही है। अब बताओ जिसके अंदर ज्यादा धारा बहेगी उसके अंदर विद्युत वाहक बल भी ज्यादा पैदा होगा, और जिसके अंदर कम धारा होगी उसके अंदर बल भी क्या होगा कम। यानी कि ये जो कम मान की धारा है तो इस कारण यहाँ पर जो बल होगा वो क्या होगा कम, ये ज्यादा मान की धारा कारण है इस कारण यहाँ पर जो वायु वाली कुंडली है उसके अंदर ज्यादा विद्युत वाहक बल लगेगा। अब एक तरफ से ज्यादा बल लग रहा है, एक तरफ से कम बल लग रहा है, एक ज्यादा बलवान वाला व्यक्ति एक कमजोर वाला व्यक्ति है, दोनों आपस में एक दूसरे को धक्का लगा रहे हैं, तो बताओ बलवान वाला क्या करेगा कमजोर वाले की तरफ धक्का देगा या नहीं देगा। तो यहां से ज्यादा बल लगेगा संकेतक पर इस तरफ से, तो संकेतक बताओ इस कमजोर व्यक्ति की तरफ मूव करेगा। मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी का कम मान होगा 50 से जो भी कम है, जैसे 30 है 40 है 20 है अपन को पता नहीं है, लेकिन संकेतक इस बल के अनुसार क्या होगा, जितना फ्रीक्वेंसी कम होगी उसके अनुसार धारा का मान क्या होगा इसमें कम होगा, उसके अनुसार बल का मान कम होगा, जितना बल कम होगा उसके अनुसार ये संकेतक इस पैमाने पर गति करेगा और अपन को फ्रीक्वेंसी का मान प्रदर्शित करेगा। ये कहानी किसकी होगी, जब फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा कम होता है। तो जब फ्रीक्वेंसी का मान कम होता है तो फ्रीक्वेंसी कम होने से कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान बढ़ जाता है, मतलब प्रतिरोध का मान बढ़ने से इस कुंडली X के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान कम हो जाता है। जब इसमें धारा का मान कम होगा तो इधर जो बल है उसका मान कम होगा, जिससे संकेतक इस तरफ गति करेगा और अपन को फ्रीक्वेंसी का मान क्या करेगा प्रदर्शित करेगा। ये तो हो गई जब नॉर्मल से क्या होगी कम फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन यदि क्या हो जाए जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज न होकर 50 से कितना हो जाए 60 हर्ट्ज हो जाए, मतलब फ्रीक्वेंसी का मान अब क्या हो गया यदि ज्यादा हो गया तो कहानी अब वही है, XC बराबर समानुपाती होता है 1/f के। अभी तो यहाँ पर देखिए R का मान तो पहले भी 10 ओम था, अब भी कितना है 10 ओम है, क्योंकि R का मान फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता ही नहीं है। जब फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा तो XC का मान क्या होगा कम। पहले नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पर XC का मान कितना था 10 ओम था। अब फ्रीक्वेंसी का मान जब 50 हर्ट्ज था तब तो प्रतिरोध का मान कितना था 10, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी 50 नहीं है भैया, अब कितनी होगी 60। अब फ्रीक्वेंसी जब 60 हो गई मतलब 10 ज्यादा बढ़ गई, 10 ज्यादा बढ़ गई तो इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, मतलब प्रतिरोध 10 ओम नहीं रहेगा, 10 से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अब इसका प्रतिरोध मान लो कितना हो गया 7 ओम। तो एक तरफ तो प्रतिरोध है 10 ओम, दूसरी तरफ है 7 ओम। अब जिधर प्रतिरोध कम होगा उधर धारा का मान क्या हो जाएगा ज्यादा। अब कैपेसिटर के अंदर ज्यादा धारा बहेगी और प्रतिरोध के अंदर धारा क्या बहेगी कम बहेगी, क्योंकि कैपेसिटर का प्रतिरोध अब क्या हो गया कम हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो गया बढ़ गया, और कैपेसिटर का प्रतिरोध फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो कैपेसिटर का प्रतिरोध कम हो जाएगा, यानी कि अब जो इस वाइंडिंग के अंदर जो धारा बहेगी वो क्या बहेगी ज्यादा बहेगी, और इस वाइंडिंग के अंदर जो धारा बहेगी वो क्या बहेगी कम बहेगी। अब जिस तरफ धारा ज्यादा होगी उस तरफ बल का मान भी क्या होगा आपका ज्यादा होगा, और जिस तरफ धारा कम होगी उस तरफ बल का मान भी क्या होगा कम होगा। अब जो संकेतक गति करता है वो हमेशा ज्यादा से कम की तरफ लगता है, तो इधर ज्यादा बल लगेगा इधर बल कम होगा, इस कारण ये जो संकेतक है वो इस तरफ गति करेगा, जो भी फ्रीक्वेंसी है उसका मान अपन को प्रदर्शित करेगा।
तो ये हो गई आपकी जो मूविंग कॉइल या फिर जो डायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर है उसकी वर्किंग के बारे में। आप आशा है मेरे को आपको वर्किंग अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो वर्किंग ये तो हो गया आपको कि क्या होता है, तो आपको यही याद रखना है, जब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पर इस मीटर के अंदर आर और एक्स का मान क्या होता है, बराबर होता है, जिस कारण दोनों ध्रुव पर जो बल लगता है वो बल क्या होता है, बिल्कुल ही स्थिर होता है। इस कारण देखो यहाँ पर जो बल लग रहा है एक दूसरे का अपोजिट लग रहा है ना, इस कारण यहाँ पर कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए अपन यहाँ पर किसी भी स्प्रिंग या कंट्रोलिंग टॉर्क की विधि का प्रयोग नहीं करते हैं अपन फ्रीक्वेंसी मीटर में। फ्रीक्वेंसी मीटर में कभी भी कंट्रोलिंग टॉर्क का प्रयोग नहीं किया जाता है या कंट्रोलिंग डिवाइस का इसके अंदर उपयोग नहीं करते हैं। फ्रीक्वेंसी मीटर के अंदर फ्रीक्वेंसी मीटर के अंदर कभी भी नियंत्रक युक्ति का उपयोग नहीं करते हैं। तो ये हो गई। अब इसकी जो मापक रेंज होती है, इसकी मापक रेंज कितनी होती है भाई, उच्च होती है। मापक रेंज जो अपन ने रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर पढ़ा था ना, उससे उच्च होती है, उससे ज्यादा होती है। और इसकी मापक रेंज कितनी होती है, 40 हर्ट्ज से लेकर कितनी होती है, 60 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 60 हर्ट्ज। फिर इसकी जो पाठ्यांक मिलता है, इससे जो अपन को रीडिंग मिलती है या इससे जो पाठ्यांक मिलता है वो क्या होता है, आपका यथार्थ होता है। क्या होता है, अधिक यथार्थ होता है, मतलब ज्यादा सही होता है। इसके अंदर त्रुटि होने की संभावना नहीं होती है। तो इसका पाठ्यांक क्या होता है, आपका यथार्थ होता है, यानी कि अधिक सही होता है। तीसरा, इसकी सहायता से अपन उच्च वोल्टेज की, क्या उच्च वोल्टेज वाली सप्लाई है, उच्च वोल्टेज वाली सप्लाई की आवृत्ति का मापन कर सकते हैं। जो हाई वोल्टेज वाली जो सप्लाई होती है उसकी आवृत्ति का अपन क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। किससे, अपन डायनेमिक या मूविंग कॉइल यंत्र की सहायता से। जो ज्यादा वोल्टेज या हाई करंट वाली जो सप्लाई होती है उस सप्लाई की आवृत्ति का मापन अपन इस मीटर की सहायता से कर सकते हैं। इससे अपन को जो रीडिंग मिलती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। इसकी यथार्थता क्या होती है, उच्च होती है। कौन से की, डायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर्स की। इसकी जो मापक रेंज होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। कितनी होती है, 40 हर्ट्ज से कितनी होती है, 60 हर्ट्ज होती है। इसकी सहायता से अपन उच्च फ्रीक्वेंसी का मापन कर सकते हैं। क्या, इसकी सहायता से ज्यादा मान वाली आवृत्ति का मापन कर सकते हैं। कौन से डायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर है उससे ज्यादा मान वाली फ्रीक्वेंसी का अपन क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। जबकि रीड जो अपन ने रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर पढ़ा था उससे अपन ज्यादा मान की फ्रीक्वेंसी का मापन नहीं कर सकते, लेकिन इससे वो कर सकते हैं। तो ये दूसरा हो गया कौन सा, आपका डायनेमिक या फिर मूविंग कॉइल फ्रीक्वेंसी मीटर। अब केवल आपका एक और फ्रीक्वेंसी मीटर बचा है, लास्ट वाला, वो है मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर। अब देखिए उसकी वर्किंग भी बिल्कुल इसी के समान है, लेकिन उसमें फर्क क्या है, यहां पर तो अपन ने कैपेसिटर प्रयोग किया है, किसके अंदर, मूविंग कॉइल के अंदर। जबकि मूविंग जो आपका आयरन आएगा उसके अंदर अपन क्या करेंगे, इंडक्टर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इंडक्टर का प्रयोग करेंगे। अब इंडक्टर देखो, कैपेसिटर और इंडक्टर ये दो ही ऐसी चीजें करते हैं जो एसी के अंदर जो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने में क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। कैपेसिटर के अंदर तो धारा आगे रहती है, इंडक्टर के अंदर धारा वोल्टेज से क्या रहती है, पीछे। परिवर्तन वही करते हैं। अगर कैपेसिटर है तो ये मान लो अगर वोल्टेज है तो कैपेसिटर के अंदर जो करंट बहेगी वो तो ऐसे आएगी, इस वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होगी, आगे होगी। किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर। लेकिन इंडक्टर के अंदर जो करंट आती है उसको लिखते हैं अपन IL से। तो इंडक्टर के अंदर जो करंट आती है वो इस वोल्टेज से ऐसे होगी, मतलब नीचे की तरफ होगी, 90 डिग्री पीछे। यानी कि जो वोल्टेज है उससे भी 90 डिग्री अंतर ये करंट में पैदा करता है, ये भी 90 डिग्री का अंतर पैदा करता है। इंडक्टर, ये तो किसकी बात कर रहा हूं मैं, कैपेसिटर की बात कर रहा हूं। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, इंडक्टर की बात कर रहा हूं। तो कैपेसिटर जो इंडक्टर है वो धारा और वोल्टेज के बीच में परिवर्तन करता है, धारा और वोल्टेज के बीच में कुछ न कुछ अंतर पैदा करता है। कैपेसिटर तो क्या करेगा, धारा को वोल्टेज से 90 डिग्री आगे ले जाएगा, जबकि इंडक्टर क्या करेगा, धारा को वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे ले जाएगा। मतलब हम तो यही कर रहे हैं, ये भी धारा को 90 डिग्री परिवर्तन कर रहा है। धारा और वोल्टेज के बीच में कोण का मान यहाँ पर भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पर भी धारा और वोल्टेज के बीच में कोण का मान कितना है, 90 डिग्री है। लेकिन अंतर क्या हुआ, कैपेसिटर के अंदर तो धारा आगे रहती है, इंडक्टर के अंदर धारा पीछे रहती है। एक क्या बचा आपका, प्रतिरोध।
क्या बचा? प्रतिरोध। अब प्रतिरोध बेचारा साइलेंट होता है, ये तो करंट को अपने साथ ही रखता है, ये करंट को आगे भेज देता है, ये करंट को पीछे धकेल देता है। लेकिन प्रतिरोध बहुत सिंपल आदमी, ये क्या करता है, जिधर वोल्टेज जा रहा है उधर ही करंट को ले जाता है, मतलब दोनों को साथ साथ रखता है, दोनों के अंदर कहीं डिफरेंट पैदा नहीं करता। दोनों को साथ साथ रख रहा है, मतलब दोनों के बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। अब प्रतिरोध के अंदर तो वोल्टेज और करंट साथ साथ चल रहे हैं, कैपेसिटर के अंदर जो करंट आएगी वो आईसी इस वोल्टेज से 90 डिग्री का चल जाएगी आगे। अब अगर मैं कैपेसिटर की जगह इंडक्टर लगा दूंगा तो करंट 90 डिग्री क्या हो जाएगी आपकी? पीछे हो जाएगी। अंतर वही होगा, फर्क वही होगा, वर्किंग भी वही होगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसकी वर्किंग के ऊपर। तो दूसरा कौन सा है आपका? मूविंग आयरन। कौन सा? मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर। वीडियो काफी लंबा हो गया आपका ये, लेकिन क्या करें, बनाना तो पड़ेगा क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मूविंग आयरन आवृत्ति मीटर, मूविंग आयरन आवृत्ति मीटर। संरचना देखिए लगभग ऐसी कैसी होती है, थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा यहाँ पर, इसको कर देते हैं अपन। यहाँ पर ये देखो, मूविंग आयरन जो यंत्र होता है ना वो एसी पर ही काम करता है। किस पे काम करता है? ये एसी पर। तो इसके लिए अपन को डीसी की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ से जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसको क्या कर देंगे अपन? हटा देंगे। ठीक है, तो जो मूविंग आयरन यंत्र होता है, अब इसके अंदर ज्यादा नहीं लिखूंगा मैं, ध्यान रख लेना, वही ये सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। जो मूविंग आयरन यंत्र है उसके अंदर भी दो कोयले होती है, दोनों कोयले एक समान होती है, एक समरूप होती है, फेरों की संख्या समान होती है, तार की मोटाई होती है वो समान होती है, लेकिन एक दूसरे से कितनी डिग्री पर होती है? 90 डिग्री पर। अब क्या करते हैं, जो एक्स वाली कोयल थी, इस कोयल्स के श्रेणी क्रम में क्या लगा दिया मैंने? एक तो प्रतिरोध, एक कोयल के श्रेणी क्रम में तो क्या लगा दिया? प्रतिरोध। ऐसे कैसे दूसरी कोयल के श्रेणी क्रम में मैंने क्या लगा दिया? इंडक्टर। क्या लगा दिया? इंडक्टर, मतलब एल। एक के श्रेणी क्रम में आर लगा दिया, एक के श्रेणी क्रम में क्या लगा दिया? एल। कैपेसिटर की जगह क्या लगा दिया? इंडक्टर। तो मैं यहां पर बना देता हूं, एक कोयल ली मैंने, ये एक्स वाली कोयल ली, और एक कोयल मैंने ली कौन सी? वाई वाली। ऐसे में थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ये मान लो एक्स वाली कोयल, इधर ले लेते हैं। एक कोयल तो ये होगी एक्स और दूसरी कोयल होगी आपकी ये वाई। ठीक है, ये तो वाई वाली कोयल है, ये कौन सी? आपकी एक्स। दोनों के अंदर फेरों की संख्या समान है, दोनों के अंदर तार की मोटाई बिल्कुल क्या है? समान। दोनों का प्रतिरोध समान है, दोनों का इंडेक्स जो भी रिएक्टेंस है उसका मान भी क्या है? आपका समान है। अब मैंने क्या किया, जो एक्स वाली कुंडली है उसके श्रेणी क्रम में क्या लगा दिया? प्रतिरोध। एक्स वाले के श्रेणी क्रम में क्या लगा दिया मैंने? प्रतिरोध लगा दिया। ऐसे कैसे जो वाई वाली कुंडली है उसके श्रेणी क्रम में मैंने क्या लगा दिया? एक इंडक्टर लगा दिया। वाई वाली कुंडली के श्रेणी क्रम में मैंने क्या लगा दिया? इंडक्टर। इस प्रतिरोध को मान लेते हैं R1, इस इंडक्टर को मान लेते हैं अपन कौन सा? भाई ये पहली कुंडली है, तो पहली कुंडली में जो लगाएंगे उसको R1 मान लेते हैं, ये दूसरी कुंडली मान लेते हैं, दूसरी कुंडली में जो इंडक्टर लगाया उसको क्या मान लेते हैं? L2 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये कुंडली का दूसरा सिरा है, ठीक है ना, इस दूसरे सिरे के साथ क्या करता हूं, देखिए ऐसे, यहां पर देखिए, ये कुंडली का मान लो कौन सा सिरा था आपका? x1 के साथ अपन ने क्या जोड़ दिया? देखो ये मान लेते हैं x1 सिरा है और ये सिरा कौन सा है आपका? x2। ऐसे कैसे, ये सिरा कौन सा है? y1 और ये सिरा कौन सा है आपका? y2। तो ये जो x2 सिरा है, हाँ चलो ऐसे मान लो इसको, क्योंकि ये प्रतिरोध ऐसे मान लो, इसको 1 मान लो, इसको कौन सा मान लो? 2। इसको ऐसे ही यहां से इसको 2 मान लो, इसको क्या मान लो? 1 मान लो। ठीक है, तो जो x1 सिरा है उस x1 सिरे से मैंने क्या जोड़ दिया? r। देखो ये सिरा कौन सा है आपका? x1, तो इस x1 से मैंने क्या जोड़ दिया? r। तो देखिए यहां पर x1 से मैंने r जोड़ दिया ना। अब एक सिरा तो क्या बच गया आपका? x2 बच गया। ये सिरा तो कौन सा है आपका? x2, और एक सिरा किसका बच गया? आपका r का। तो ये सिरा कौन सा हो गया? r। तो ये दोनों सिरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये दोनों सिरे ये है कि नहीं। फिर क्या करेंगे, इन दोनों सिरों के समांतर क्रम में, इस दोनों सिरों के समांतर क्रम में अपन ने क्या लगा दिया? एक इंडक्टर लगा दिया। मतलब जो x वाली कुंडली है उसके श्रेणी क्रम में तो क्या लगाया? प्रतिरोध, और समांतर क्रम में क्या लगा दिया? इंडक्टर। क्या लगा दिया? इंडक्टर। तो अगर इन दोनों सिरों के बीच में मैं यहां पर एक इंडक्टर लगा दूं, यहां पर ऐसे यो,
और इनको आपस में ऐसे मिला दूं, तो बताओ ये संयोजन इसके समांतर क्रम में हुआ नहीं हुआ? भाई इसका ये सिरा और इसका ऐसा सिरा, ऐसा कैसा कनेक्शन हो गया ना आपका। अब एक सिरा तो मैं यहां से निकालूं और एक सिरा मैं यहां से निकालूं, तो कौन सा संयोजन हो गया? ये समांतर। तो यहां से मैंने एक तार निकाल दिया, ये दूसरा तार अपन यहां से निकाल देंगे, मान लो ऐसे, ठीक है। तो क्या किया, एक कुंडली जो x थी, x वाली कुंडली के श्रेणी क्रम में तो लगाया प्रतिरोध और समांतर क्रम में क्या लगाया? इंडक्टर। एक कुंडली के श्रेणी क्रम में तो लगाते हैं प्रतिरोध और समांतर क्रम में क्या लगाते हैं? इंडक्टर। दूसरी जो कुंडली है उसके श्रेणी क्रम में लगाया इंडक्टर, लेकिन इसके समांतर क्रम में क्या लगाते हैं अपन? प्रतिरोध लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रतिरोध। समझ में आया? इसके श्रेणी क्रम में तो लगाया इंडक्टर, इसके श्रेणी क्रम में लगाया प्रतिरोध, इसके समांतर क्रम में लगाया इंडक्टर, इसके समांतर क्रम में लगाया प्रतिरोध। ऐसे कैसे इसमें ले लेते हैं? यहां से भी एक तार जा रहा है, ऐसे ले लेते हैं, यहां से एक तार जा रहा है, तो इस वाइंडिंग के ये जो दूसरा सिरा है और इसका ये दूसरा सिरा है, इसके बीच में क्या लगा देते हैं? एक प्रतिरोध लगा देते हैं। अब यहां से एक सिरा निकल गया, ये हो गया मान लो L2, दूसरी वाइंडिंग है तो L2 मान लेते हैं, दूसरी वाइंडिंग का प्रतिरोध तो क्या मान लेते हैं? R2। पहली वाइंडिंग का इंडक्टर है तो इसको मान लेते हैं L1, दूसरी पहली वाइंडिंग का प्रतिरोध है तो इसको मान लेते हैं R1। अब ये दो सिरे आ गए, दो सिरे आ गए तो यहां से क्या जाएगा आपका? फेज, और यहां से क्या जाएगा आपका? न्यूट्रल्स। एक सिरे को जोड़ दो फेज के साथ, दूसरे सिरे को किसके साथ जोड़ दो आप? न्यूट्रल के साथ। दूसरे सिरे को किसके साथ जोड़ दो? न्यूट्रल के साथ। यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आपका? लोड, और इधर से क्या देंगे इसको अपन? सप्लाई। तो ये जो डायग्राम बना है, ये डायग्राम कौन सा है आपका? मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर का। कौन सा है? मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर। तो मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर के अंदर दो कॉइल्स होती है, एक तो एक्स कॉइल होती है, एक कौन सी कॉइल होती है? वाई कॉइल। दोनों कॉइल एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थापित होते हैं, पहले भी यही पढ़ा था। फिर एक कॉइल के श्रेणी क्रम में लगाया प्रतिरोध और समांतर क्रम में लगाया इंडक्टर, दूसरी कॉइल के श्रेणी क्रम में लगाया इंडक्टर और समांतर क्रम में लगाया अपन ने क्या? प्रतिरोध। अब क्या होगा इसके अंदर? क्या होगा जब सामान्य आवर्ती की बात करें अपन? पहले वाला पढ़ा था ना अपन ने, सामान्य आवर्ती। सामान्य आवर्ती मतलब जब आवर्ती का मान कितना है? 50 हर्ट्ज है, तो सामान्य आवर्ती मतलब आवर्ती का मान जब 50 हर्ट्ज होगा, तो ये काम होता है जब कंपनी इस मीटर्स को बनाती है। तो जब कंपनी इस मीटर्स को बनाएगी तो कंपनी उस समय डिसाइड करती है कि जब फ्रीक्वेंसी का मान कितना है? 50 हर्ट्ज होगा। फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा? 50 हर्ट्ज होगा। जब फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा आपका? 50 हर्ट्ज होगा। कितना होगा? 50 हर्ट्ज। तो जिस इस कुंडली के श्रेणी क्रम में जो अपन ने R1 लगाया है और इस कुंडली के अपन ने कौन सा लगाया है? L1। कौन सी कुंडली में? X वाली। ऐसे कैसे? इस कुंडली के श्रेणी क्रम में क्या लगाया है अपन ने? R2 और क्या लगाया है? L2 लगाया है। R1 L1 और R2 L2 है, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। जब फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा? 50 हर्ट्ज होगा, तो R1 L1 R2 L2 इनका मान क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। अब जब इनका मान बराबर होगा तो बताओ दोनों के अंदर प्रतिरोध का मान भी क्या होगा? बराबर होगा। और जब दोनों के अंदर प्रतिरोध का मान बराबर होगा तो दोनों कॉइल्स के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी क्या होगा? बराबर। और जब दोनों कॉइल्स के अंदर धारा का मान बराबर होगा तो दोनों के अंदर लगने वाले बल का मान बराबर होगा, और जब दोनों के अंदर जो लगने वाले बल का मान बराबर होगा तो आपका संकेतक बिल्कुल बीच में स्थित होगा और फ्रीक्वेंसी का मान कितना प्रदर्शित करेगा? ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी क्या करेगा? अपन को प्रदर्शित करेगा। तो इसलिए पहले वाली जो कहानी थी वही इसके अंदर हो रहा है। तो इसके अंदर देखिए प्रतिरोध के रूप में यहां पर तो R, यहां पर है कौन आपका? L। अब L का मतलब होता है इंडक्टर, और इंडक्टर जो एसी धारा प्रवाह के रास्ते में जो अवरोध डालता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उसको लिखते हैं अपन XL से। एक तो है R, एक वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में तो कौन है? R। दूसरी वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कौन है भैया? XL। जब फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज था तब तो दोनों का मान कितना था? बराबर। मान लेते हैं इसका मान भी कितना था? 10 ओम था, और इसका मान भी कितना था? 10 ओम। जब फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है, दोनों का प्रतिरोध बराबर। जब दोनों का प्रतिरोध बराबर है तो दोनों वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी बराबर। जब धारा बराबर तो दोनों वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान भी बराबर। अब देखिए XL बराबर क्या होता है भैया? 2 पाई FL होता ही नहीं होता।
अगर पाई और एल को मैं कांस्टेंट मान लूं तो बताओ एक्स एल का मान किसके समानुपाती होगा, एफ के। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या हो रहा है, जब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तब तो दोनों के अंदर प्रतिरोध बराबर है, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी 50 नहीं है भैया, 50 से घट के मान लो कम होगी, मान लो 40 हर्ट्ज होगी। मतलब फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो गया, अब कम हो गया। जब फ्रीक्वेंसी का मान कम होगा, बताओ जब ये दोनों चीज समानुपात में है, जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एक्सएल भी तो कम होगा कि नहीं होगा। अब एक्सएल कम हो गया, पहले कितना था 10, अब 10 नहीं है एक्सएल, 10 कब था जब फ्रीक्वेंसी कितनी थी 50, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी 50 नहीं है, 50 से कितनी होगी 40 हो गई। जब फ्रीक्वेंसी 50 से 40 हो जाएगी तो इस एक्सएल का मान भी क्या हो जाएगा, कम। अब इस एक्सएल का मान 10 न हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। अगर इसमें 8 हो गई तो बताओ टोटल करंट आ रही थी कितनी, मान लो अपना 20 एम्पियर, 20 में से 8 इसमें गई तो बताओ इसके अंदर कितनी जाएगी, 12 एम्पियर जाएगी, नहीं जाएगी। मतलब जिस कुंडली के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिस कुंडली के श्रेणी क्रम में इंडक्टर जुड़ा है उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, कम होगा। मतलब I2 का मान कम होगा और I1 का मान क्या होगा, ज्यादा। इस कुंडली के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा को मैं मान लेता हूं क्या, I1, और इस कुंडली के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा को मैं मान लेता हूं क्या, I2। क्या मान लेता हूं, I2। तो जब फ्रीक्वेंसी का मान 50 से कम होगा तो जो रिएक्टेंस है एक्सएल, उस एक्सएल का मान क्या होगा, कम होगा। सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, बिल्कुल उल्टा बता दिया। देखिए भैया गलती हुई, थोड़ा देखना, वापस देखना इसको शुरू से। क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी का मान 50 से 40 हर्ट्ज हुआ। जब फ्रीक्वेंसी का मान 50 से 40 हर्ट्ज हुआ, फ्रीक्वेंसी कम होने से इस इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या होगा, कम। एक्सएल का मान क्या हो गया, कम। एक्सएल का मान कम हो गया, मतलब यहाँ पर प्रतिरोध जो 10 ओम था वो कितना हो गया अब आपका 8 ओम। यहाँ तक तो सही है आपका। यहाँ पर प्रतिरोध भैया कितना हो गया आपका, सॉरी यहाँ पर तो प्रतिरोध कितना रहेगा आपका 10 ओम ही रहेगा। 10 ओम क्यों रहेगा, क्योंकि प्रतिरोध का मान सर फ्रीक्वेंसी पर निर्भर ही नहीं करता। फ्रीक्वेंसी चाहे 50 हर्ट्ज हो, 1000 हर्ट्ज हो, 2000 हर्ट्ज हो, आर तो आर ही रहेगा, क्योंकि आर बराबर तो क्या होता है, V बटे I होता है। इस आर का मान फ्रीक्वेंसी पर निर्भर ही नहीं करता है, इस कारण आर का मान तो यहाँ पर कितना रहेगा आपका 10 ओम ही रहेगा। कितना रहेगा 10। लेकिन एक्सएल का मान फ्रीक्वेंसी पर निर्भर कर रहा है। जब एक्सएल का मान फ्रीक्वेंसी पर निर्भर कर रहा है तो जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एक्सएल भी क्या हो जाएगा, कम। अब जब एक्सएल का मान कम हो गया तो इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। पहले कितनी बह रही थी 10, लेकिन अब इसके अंदर कितनी बहेगी भैया, 12 बहेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध 10 है, यहाँ पर प्रतिरोध क्या हो गया, कम। यहाँ पर कितनी बहेगी भैया, 8 ही बहेगी, क्योंकि अब करंट बराबर नहीं होगी, क्योंकि इधर प्रतिरोध कम है, इधर प्रतिरोध ज्यादा है, तो करंट तो ये कहेगी मैं तो जिधर प्रतिरोध कम है उधर ज्यादा प्रवाहित, उधर ज्यादा जाएगी करंट, जिधर क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। तो अब इसके अंदर जो वाई वाली कुंडली है, इस वाई वाली कुंडली के अंदर जो धारा प्रवाहित होगी I2, उसका मान क्या होगा भैया, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा। लेकिन जिस वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में R लगा हुआ है, उस R लगे हुए के कारण उसके अंदर जो धारा है उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जो X वाली कुंडली है I1, उस I1 का मान क्या हो जाएगा आपका, कम, और जो I2 है उसका मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब जो Y वाली कुंडली है उसके अंदर ज्यादा धारा प्रवाहित होगी। अब बताओ जिधर ज्यादा धारा उधर बल भी क्या आपका, ज्यादा, और जिधर धारा कम उधर बल भी क्या आपका, कम। अब जो संकेतक पर बल लगेगा वो कैसे लगेगा भाई, ज्यादा से कम की तरफ लगेगा ना, इस दिशा में बल लगेगा कि नहीं लगेगा, जिससे संकेतक क्या करेगा, इस तरफ गति करेगा। जो भी फ्रीक्वेंसी है वो अपन को फ्रीक्वेंसी का मान क्या करेगा, ये प्रदर्शित करेगा। तो जब फ्रीक्वेंसी का मान नॉर्मल आवृत्ति से कम आवृत्ति हो जाती है, फ्रीक्वेंसी घट जाती है, तो फ्रीक्वेंसी के घटने से एक्सएल का मान कम हो जाता है। एक्सएल का मान कम होने से वाई वाली वाइंडिंग के अंदर प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। जब वाई वाली वाइंडिंग में प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ जाता है, और जब धारा बढ़ जाएगी तो इधर बल ज्यादा लगेगा और एक्स वाली कुंडली में बल क्या लगेगा, कम, जिससे संकेतक ज्यादा से कम की तरफ गति करेगा और अपन को फ्रीक्वेंसी का मान प्रदर्शित करेगा। ये तो हुई जब फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाए, आपकी कम हो जाए, क्या हो जाए, कम। लेकिन यदि फ्रीक्वेंसी मान लो नॉर्मल आवृत्ति से ज्यादा हो जाए,
अब फ्रीक्वेंसी 50 से मान लो 40 की हो रही है, कितनी होगी 60 हर्ट्ज होगी। तो बताओ फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो एक्सएल का मान किसके समानुपात में? एफ के। जब एफ का मान बढ़ेगा तो बताओ एक्सएल का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पहले एक्सएल का मान कितना था 10 था, तो अब एक्सएल का मान मान लो कितना हो गया आपका 15 हो गया। कितना हो गया 15। इधर का प्रतिरोध तो आर पर निर्भर नहीं करेगा, वो तो 10 का 10 ही रहेगा। अब जब इस लाइन का प्रतिरोध ज्यादा हो गया, अब जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें धारा कम बहेगी। तो अगर यहाँ पर टोटल करंट 20 एम्पियर है तो यहाँ पर अब करंट भैया 8 एम्पियर जाएगी, इधर करंट कितनी जाएगी 12 एम्पियर जाएगी। मतलब इसके अंदर जो करंट बह रही है वो कितनी है I1, इसके अंदर जो करंट बह रही है कितनी I2। तो I2 करंट का मान अब क्या हो गया आपका कम हो गया, I1 करंट का मान क्या हो गया ज्यादा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ने से इस कॉइल के अंदर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल था उसका मान बढ़ गया, और जब इस कॉइल के अंदर मान बढ़ जाएगा तो इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा कम, और इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। हो जाएगा ना? अब जब इसमें धारा का मान ज्यादा तो इधर बल भी क्या होगा ज्यादा हो जाएगा, और इधर धारा का मान कम तो इधर की तरफ बल भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अब जो संकेतक पर बल लगेगा वो ज्यादा से कम की तरफ बल लगेगा, और ये जो संकेतक वो इस दिशा के अंदर गति करेगा, और जो भी फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ा हुआ उस बढ़े हुए मान को इस पैमाने पर अपन को क्या करेगा प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से ये जो मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर्स है वो इस प्रकार से आपका क्या करता है काम करता है। समझ में आ गया? कोई डाउट रहा इसके अंदर? तो अब इसके अंदर तो अपन को जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है वो इंपॉर्टेंट लाइनें लिख लेते हैं कि जो मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर्स होता है वो क्या होता है और इसके अंदर किस किस प्रकार से काम करता है। तो जो इंपॉर्टेंट लाइन है वही सिर्फ लिखूंगा, मैं ज्यादा नहीं लिखवाने वाला इसके अंदर। तो जो मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर है तो ये किस पे काम करता है? एसी पर काम करता है। ये एसी सप्लाई, कौन सी सप्लाई? एसी सप्लाई पर कार्य करता है। कौन सी सप्लाई पर काम करता है? ये एसी पर। इसको डीसी की आवश्यकता नहीं होती। मूविंग कॉइल डीसी पे काम करता है, मूविंग आयरन किस पे काम करता है? एसी पर काम करता है। किस में काम करता है? इसमें। इसमें एक कुंडली के श्रेणी क्रम में, इसमें कुंडली एक्स लिख देता हूं, कुंडली एक्स के श्रेणी क्रम में, कुंडली एक्स के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में इंडक्टर L1 संयोजित करते हैं। ठीक है, फिर कुंडली Y की बात कर लेते हैं। कुंडली Y के श्रेणी क्रम में इंडक्टर कौन सा? L2 तथा समांतर क्रम में प्रतिरोध R2 संयोजित करते हैं। ठीक है, एसी पर काम कर रहा है, कुंडली के श्रेणी क्रम में यू हो गया। ठीक है, दोनों कुंडलियां 90 डिग्री पर होती है, वो तो आपको पहले ही लिखवा दिया, तो इसके साथ बाद में लिख लेना है। इसकी माप सीमा, इसकी माप सीमा भी क्या होती है आपकी? उच्च होती है। क्या होती है? उच्च। इसकी सहायता से भी क्या कर सकते हैं? उच्च मान की फ्रीक्वेंसी, इसकी सहायता से उच्च मान की आवृत्ति का मापन करते हैं। ठीक है, ये काफी है इसके अंदर। तो ये हो गया आपका मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर। तो आज की वीडियो में अपन ने फ्रीक्वेंसी मीटर जो 3 प्रकार के थे वो तीनों प्रकार की संरचना देखी, उनका कार्य सिद्धांत देखा, और उनके अंदर वो किस किस सिद्धांत पर या किस प्रकार से अपन को रीडिंग्स प्राप्त करते हैं उसके बारे में अपन ने खूब अच्छी तरह से और बिल्कुल बारीकी से अध्ययन किया। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब जो नेक्स्ट के आपके 3 माप के अंतर बचे उसको मैं अगले वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट करवा दूंगा, जिससे आपका जो माप के अंतर वाला चैप्टर वो भी कंप्लीट हो जाएगा।
तो फिर आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। बहुत ज्यादा रोल्स पहले करेंगे आपके एग्जाम्स के अंदर। 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट जो चैप्टर चलेंगे वो चलाएंगे अपन कौन सी, डीसी मशीन्स के बारे में। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।